हेलो 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 हेलो, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। क्या मेरी आवाज साफ साफ दिखाई और सुनाई दे रही है? तो चैट बॉक्स के अंदर अपने दिलों की बारिश करेंगे और बताएंगे कि सब कुछ क्लियर दिखाई और सुनाई दे रहा है। नमस्कार 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 देवी और सज्जनों, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों के। क्या मेरी आवाज बिल्कुल साफ साफ जा करके आपके दिलों तक दस्तक दे पा रही है? तो चैट बॉक्स में अपने दिलों की बारिश कर देंगे और बता देंगे कि सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है भाई साहब। नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरे यकीनियंस, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे और राज दुलारे बच्चों, मेरे प्यारे और सबसे न्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। अंकित दुबे, कैसे हो बेटा? बागड़ बिलोटा आए, बागड़ बिलोटा लौट आया है, वाह, वो आ गया, वो आ गया। खुशियां मनाते हैं सारे मिलकर के, क्योंकि हमारा प्यारा बागड़ बिलोटा फिर से लौट आया है। लव यू मेरा बागड़ बिलोटा, लव यू मेरा बच्चा। तो पीएस शुक्ला भी आ चुके हैं, प्रियांशु आ चुके हैं, संजना जी आ चुकी हैं, ओवैस जी, शुभम जी, आवाज बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। तो चैट बॉक्स में लाल कलर के दिलों के फब्बारे उड़ जाने चाहिए और इतने सारे गुब्बारे उड़ने चाहिए कि पूरा देश देख सके कि देश के धुरंधर, असली धुरंधर, यकीन 3.0 के धुरंधर आ चुके हैं अपने प्यारे जूलॉजी की क्लास में, अपने प्यारे दादू की क्लास में। मैं बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? सलोनी बेटा कैसी हो? स्नेहा बेटा कैसे हो? विकास बेटा कैसे हो? अपूर्व, देविका, दर्श, तबस्सुम, शिवांगी, धन्या, धन्य धन्य धन्य, धनिया नहीं, धन्य धन्य धन्य, मेरा बच्चा है तू, धन्य है तू। ईशा, महबूब आए, महबूब भी आए हैं। महबूब, हमारे शहर में एक बैंड हुआ करता था, महबूब बैंड, बहुत फेमस बैंड हुआ करता था, महबूब बैंड। आहा, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, जीरत, गरिमा, तबस्सुम, नेहा, कैसी हो बेटा? आप लोग अपने हाल चाल बताएंगे एक बार चैट बॉक्स में, अपना अपना हाल चाल लिखेंगे और सब कुछ एकदम मस्त मजे में आ रहा है, समझ में आ रहा है, जूलॉजी में मजा आ रहा है पढ़ने में। यकीन 3.0 में आने के बाद और ही अलग ही टाइप की फीलिंग, अलग ही लेवल की फीलिंग आ रही है। तो चैट बॉक्स को एक बार लाल कलर के दिलों से भरिए। लाल कलर इतने उठने चाहिए, इतने उठने चाहिए कि चैट सेक्शन से बाहर निकल जाए, ओवरफ्लो हो जाना चाहिए दिलों का फव्वारा एकदम ओवरफ्लो हो जाए। और शुरू करेंगे आज की बेहतरीन सी क्लास। और आज की क्लास क्यों है खास? क्योंकि आज पढ़ने वाले हम लोग एकदम झकास टॉपिक्स। क्या पढ़ने वाले हैं बताता हूं आपको, अभी बताता हूं, अभी बताता है मैं तेरे को, अभी अभी बताता है मैं तेरे को, अभी बताता है मैं तेरे को। क्या पढ़ाएगा? अपुन पढ़ाएगा आज पढ़ाएगा मस्कुलर टिश्यू। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग बेटा? आज हम मस्कुलर टिश्यू के बारे में बात करेंगे, न्यूरल टिश्यू के बारे में बात करेंगे। और अगर आप लोगों ने साथ दिया, हमारा किस्मत ने हमारा साथ दिया, तो हम लोग आज और कुछ भी पढ़ रहे होंगे। आज हम फ्रॉग की भी शुरुआत कर सकते हैं, अगर समय ने साथ दिया, रैना ने साथ दिया, तो श्रीमान फ्रॉग, डॉक्टर राणा टिग्रीना के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। थोड़ी बहुत बातें हम शुरू कर सकते हैं। किसके बारे में शुरू कर सकते हैं? टाइगर ब्रांड के बारे में, राणा टिग्रीना ब्रांड के बारे में, राणा टिग्रीना ब्रांड के बारे में बात होने वाली है। ठीक है, राणा साहब के बारे में बात करेंगे, श्रीमान मेढक जी के बारे में। अगर आप लोगों ने साथ दिया तो, अगर आपको चीजें समझ में आई तो, जब तक आपको समझाएंगे नहीं तब तक हम आगे बढ़ाएंगे नहीं। इसीलिए ध्यान रखिएगा, आज शुरुआत जो हम करेंगे, सबसे पहले मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू को कंप्लीट करते हैं, सारे टिश्यू को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, मसल्स के बारे में क्या बताया था मैंने आपको? मसल्स का ख्याल आते ही आपको क्या ही होता है, क्या आता है अंदर से, कैसी गुदगुदी मचती है। मसल्स के बारे में क्या समझते हैं हम लोग? व्हाट आर द मसल्स? कैसा टिश्यू है ये मसल्स? सबसे पहली चीज, ग्रुप ऑफ सेल्स से बना है। कैसी सेल से बना है? मसल वाली सेल्स से बना है। और उन्हीं मसल सेल को हम क्या कहते हैं? मसल फाइबर्स कहते हैं। मसल सेल को मसल फाइबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मसल सेल को मसल फाइबर कहते हैं। क्यों कहते हैं? चैट बॉक्स में लिखेंगे, चैट सेक्शन में लिखेंगे, मसल सेल को मसल फाइबर क्यों कहते हैं? बताओगे? खुद बताओ आप, मसल सेल को मसल फाइबर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मसल सेल जो होती है एक फाइबर की तरह इलोंगेटेड होती है। एक सेल जो होती है वो लंबी सी, इलोंगेटेड सी होती है। कैसी होती है? इलोंगेटेड सी होती है, ऐसे लंबी सी। मसल सेल को इसीलिए मसल फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं? मसल फाइबर कहते हैं। तो आज इसी मस्कुलर टिश्यू की शुरुआत कर लेते हैं। एनसीईआरटी के पॉइंट्स को एक बार देखते हैं जरा, है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नीतू ने बता दिया।
दादू मायोफिब्रिल्स क्या होते हैं वो भी बताता हूं। चलो आज बहुत कुछ बताता हूं आपको, है ना, मजा लाता हूं आपको एक एक चीज क्लियर करके। सबसे पहले एनसीईआरटी की लाइन देखो। एनसीईआरटी में क्या लिखा है इस टिश्यू के बारे में, कल मैंने जो बताया था, कहता है ईच मसल इज मेड अप ऑफ मेनी सिलिंड्रिकल फाइबर्स। एक सिंगल मसल में बहुत सारे सिलिंड्रिकल फाइबर्स होते हैं। मसल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे सिलिंडर जैसे फाइबर्स होते हैं। अब इन्हीं सिलेंडर फाइबर्स की अरेंजमेंट जो होती है एक दूसरे के पैरेलल होती है। सिलिंड्रिकल फाइबर्स एक दूसरे के पैरेलली अरेंज होते हैं। सिलेंडर जो होती है, ये देखो सिलिंड्रिकल फाइबर्स हैं, एक दूसरे के पैरेलली अरेंज होते हैं। और यही फाइबर्स जो होते हैं इनके अंदर ढेर सारी फिब्रिल्स पाई जाती है। इन्हीं के अंदर ढेर सारी फिब्रिल्स पाई जाती है, मतलब इसके अंदर अगर आप झांकोगे तो आपको ढेर सारी फिब्रिल्स दिखाई देंगी। ये देखो यहां अंदर फिब्रिल्स दिखाई दे रही है। एक सिंगल के अंदर बहुत सारी फिब्रिल्स होती है। देखो एक सिंगल के अंदर ढेर सारी फिब्रिल्स होती है। इसी को मायोफिब्रिल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को मायोफिब्रिल्स कहते हैं। अगर कोई आपसे कहे इसको भर दो कि क्या होते हैं, मसल फाइबर के अंदर क्या होती है, मायोफिब्रिल्स होती है। मायोफिब्रिल्स होती है। क्या होती है, मायोफिब्रिल्स होती है। फिर कहते हैं मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करती है, मतलब छोटी हो सकती है। मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करती है, छोटी हो सकती है, छोटी हो जाती है, ऐसी छोटी हो जाती है, और फिर ये लेंथन हो जाती है। कहता है ये मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होती है, छोटी हो जाती है, और फिर बड़ी हो जाती है। ये स्ट्रेचेबल भी होती है, ये फैल भी सकती है, ये बड़ी हो सकती है, ये खली की तरह भी हो सकती है, और ये रे मिस्टीरियो की तरह भी हो सकती है। ये छोटे प्यारे रे मिस्टीरियो जैसी भी हो सकती है, और बड़ी सी खली जैसी भी हो सकती है। मतलब ये अपने वापस रिलैक्स्ड कंडीशन में आ सकती है। इसी को कहते हैं इलास्टिसिटी। इसी को कहते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी कहते हैं। लिखा देयर एक्शन मूव्स द बॉडी टू एडजस्ट। हम क्यों, मतलब अगर मसल्स हमारे बॉडी में हेल्प कर रही है तो क्या कर रही है, मसल्स हमारे बॉडी में अगर मूवमेंट कर रही है तो क्या कर रही है, कह रहे हैं हमारे बॉडी को चेंज अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। हमारे बॉडी को एडजस्ट करना है एनवायरमेंट के हिसाब से। जैसे ठंड लगती है तो आप अपनी बॉडी को क्या करते हो, ठंड में अपनी बॉडी को क्या करते हो, एक बार सिकोड़ के देखो जरा। ठंड में आपने क्या किया अपने शरीर को। अच्छा कोई बता सकता है ठंड में अपना शरीर सिकोड़ क्यों लेते हैं। ठंड में हम अपना शरीर सिकोड़ क्यों लेते हैं, ठंड में हम सिकुड़ के क्या करना चाहते हैं, बताओ एक बार बताओ। कितने % जानते हैं बच्चे। अगर हमने अपनी बॉडी को सिकोड़ लिया ठंड में तो उससे क्या होता है, हमारा सरफेस एरिया रिड्यूस कर जाता है, बॉडी से हीट लॉस कम हो जाता है। हम अपने शरीर की गर्मी को सोख लेते हैं, अपने अंदर इकट्ठी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अपने शरीर की गर्मी को अंदर ही अंदर इकट्ठा कर लेते हैं। हीट को लॉस होने से बचाते हैं, और शरीर में मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके गर्मी पैदा करते हैं। मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके क्या करते हैं, गर्मी पैदा करते हैं, हाई गर्मी पैदा करते हैं, जिसकी वजह से हम अपने शरीर को गर्म रख सके। क्या कर सकें, गर्म रख सके। तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू चेंज इन एनवायरमेंट हम अपने बॉडी को मूव कर सकते हैं। कहता है ये मेंटेन करता है, मेंटेन द पोजीशन ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के पार्ट्स को पोजीशन को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। कहता है इन जनरल मसल्स प्ले एक्टिव रोल इन ऑल मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। मैंने बताया था दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं, दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं। ऐसे मूवमेंट जो कि वॉलंटरी होते हैं या इनवॉलंटरी होते हैं। कुछ मूवमेंट्स लोकोमोटरी होते हैं, लोकोमोटरी होते हैं, और कुछ नॉन लोकोमोटरी होते हैं, नॉन लोकोमोटरी मूवमेंट्स होते हैं। कुछ ऐसे मूवमेंट्स जो लोकोमोटरी होते हैं और कुछ नॉन लोकोमोटरी होते हैं, है ना। कोई एग्जाम्पल बताओ, नॉन लोकोमोटरी मूवमेंट का एग्जाम्पल बताओ, बता दो ना। नॉन लोकोमोटरी मूवमेंट, आंखों से इशारा, आंखों से जो इशारा करते हैं, जो हम मुंडी का इशारा करते हैं, जो हम डांस करने के लिए अपने हेड का मूवमेंट करते हैं, हम अपने हाथ को ऐसे ऐसे हिला सकते हैं, हम अपने जोबड़े को हिला सकते हैं, हमारा हार्ट के अंदर लगातार बीटिंग हो रही है। कह रहा है ये सारे मूवमेंट्स ऐसे हैं जो नॉन लोकोमोटरी, हम अपना प्लेस चेंज नहीं करते। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। शिवरिंग भी एक तरह का नॉन लोकोमोटरी मूवमेंट है कि नहीं है। एक बच्चा कह रहा है सर मैं डर गई। डरी क्यों। और फिर कह रहे लोकोमोटरी का तो कुछ बताना ही नहीं है, लोकोमोशन क्यों करते हैं, है ना। लोकोमोशन क्यों करते हैं, किसी के पास जाना हो, किसी के साथ जाना हो,
कोई मर रहा हो, तुम डर के मारे भागना हो वहां से, है ना, लड़ाई झगड़ा में सब अपने आप को बचाना, ये सारा चीज एक जैसा ही मूवमेंट है। कहता है 3 तरह की मसल्स होती है, अगर हम जाने तो 3 तरह की मसल्स होती है, एक स्केलेटल, एक स्मूथ और एक कार्डियक मसल। कितने तरह की मसल्स होती है? 3 तरह की मसल्स होती है। कितने तरह की मसल्स होती है? 3 तरह की मसल्स होती है। कितने तरह की मसल्स होती बेटा? 3 तरह की मसल्स होती है। एक होती है जिसे कहते हैं स्केलेटल मसल, एक होती है जिसे कहते हैं स्केलेटल मसल। कौन सी मसल? स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल। एक होती है जिसे कहते हैं स्मूथ मसल, जिसे विसरल मसल भी कहा जाता है, स्मूथ मसल। और एक होती है बेटा कार्डियक मसल। क्या कहते हैं? कार्डियक मसल। कार्डियक मसल, स्मूथ मसल को हम विसरल मसल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विसेरल मसल कहते हैं, विसरल मसल भी कहते हैं। तो हमारे पास 3 तरह की मसल्स होती। कितने तरह की मसल्स होती है? 3 तरह की मसल्स होती हैं। वेरी गुड। कहता है अगर हम बात करते हैं स्केलेटल मसल की, ये स्केलेटल नाम से ही समझ में आता है, ऐसी मसल जो स्केलेटल सिस्टम से एसोसिएटेड होती है। किससे एसोसिएटेड होती है? अटैच्ड टू स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम। और स्केलेटल सिस्टम से अटैच होने के लिए मसल्स के साथ एक और स्ट्रक्चर होता है, कुछ दिन पहले अभी हमने पढ़ा है, ताजा। कितने % बच्चे ये बताए? लिखना भी है क्या सर? हाँ बेटा लिखो बेटा, अब लिखने का प्रोसेस शुरू हो गया। 3 तरह की मसल्स होती है। कितने तरह की मसल्स होती हैं? 3, स्केलेटल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। लिखिए बेटा, शुरू करिए, कलम उठाइए, कॉपी उठाइए, लिखना शुरू करिए। अटैच टू स्केलेटल सिस्टम बाय द हेल्प ऑफ कौन से स्ट्रक्चर से जुड़ी होती है? उस स्ट्रक्चर का नाम बताओ जिसकी मदद से स्केलेटल मसल्स बोन से जुड़ी होती है, स्केलेटल सिस्टम से जुड़ी होती है। कौन सा स्ट्रक्चर होता है? बाय द हेल्प ऑफ टेंडन्स। याद करेंगे तो याद आएगा बाय टेंडोन्स। टेंडोन्स की मदद से स्केलेटल सिस्टम से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? स्केलेटल सिस्टम से टेंडोन्स की मदद से जुड़ी होती है ना? होती है ना? वेरी गुड, याद है। टेंडन कैसा है? डेंस रेगुलर है या डेंस इरेगुलर है? टेंडन कैसा होता है? डेंस रेगुलर या इरेगुलर? चैट बॉक्स को भरते रहिए, लिखते रहिए, इन्वॉल्व रहिए, लगातार लिखते रहिए, बताते रहिए। कहता है अटैच्ड टू स्केलेटल सिस्टम बाय द टेंडोन्स। कैसी होती है? शेप वाइज इसकी जो सेल होती है वो सिलिंड्रिकल होती है। कैसी होती है बेटा जी? ये सिलिंड्रिकल होती है शेप में। कैसी होती है? सिलेंडर जैसी, सिलिंड्रिकल होती है, सिलिंड्रिकल होती है। कैसी होती है? सिलिंड्रिकल होती है। कैसी होती है? स्ट्राइएटेड होती है। कैसी होती है? स्ट्राइएटेड होती है। इसी को कहते हैं स्ट्रिप्ड मसल्स। कैसी होती है? पट्टी जैसी होती है, स्ट्रिप्ड होती है। कैसी होती है बेटा? ये स्ट्रिप्ड होती है, स्ट्रिप्ड होती है। वॉलंटरी होती है। कैसी होती है? वॉलंटरी होती है। कैसी है? लंबाई में अगर आप देखोगे तो ये सिलिंड्रिकल है, लंबी लंबी सिलेंडर जैसी, रॉड जैसी दिखाई देती है, स्ट्राइएटेड होती है। मतलब इसके अंदर आपको दिखाई देंगे फिब्रिल्स की जो अरेंजमेंट, जो फिलामेंट्स की अरेंजमेंट होती है वो ऐसी होती है कि इनमें पट्टियां दिखाई देती हैं, रेखाएं, कई सारी लाइंस दिखाई देती हैं। और उन्हीं रेखाओं की वजह से, उसी लाइन की वजह से इसका नाम स्ट्राइएटेड रखा है और इसीलिए इसको स्ट्रिप्ड भी कहा जाता है। और वॉलंटरी का मतलब क्या होता है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉलंटरी? वॉलंटरी का मतलब आप जब चाहें अपनी इच्छा से इनका मूवमेंट कर सकते हैं, अपनी खुद के विल से इसका मूवमेंट कर सकते हैं। अंडर सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड वी कैन कॉन्ट्रैक्ट या वी कैन कंट्रोल दीज मसल्स कंट्रोल्ड अकॉर्डिंग टू आवर विल, अकॉर्डिंग टू आवर ओन विल, अपनी इच्छा से इसका मूवमेंट कर सकते हैं। एंड इट इज रेगुलेटेड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लिखेंगे रेगुलेटेड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल
नर्वस, इसका जो कंट्रोल, जो कमांड है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से होता है। कैसे होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है और अपनी इच्छा से होता है। इसे वॉलंटरी कहते हैं। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। कैसी होती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, अनब्रांच्ड होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है और इसी को अनब्रांच्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसे अनब्रांच्ड भी कहते हैं, अनब्रांच्ड होती है। मल्टी न्यूक्लिएटेड का एक और नाम होता है, क्या आप जानते हैं? कितने लोग जानते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड को और क्या कहते हैं? व्हाट इज अनदर नेम ऑफ मल्टी न्यूक्लिएटेड एनिमल सेल? मल्टी न्यूक्लिएटेड एनिमल सेल का दूसरा नाम क्या हो सकता है? कितने % बच्चे ये जानते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड एनिमल सेल को और क्या कहते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड एनिमल सेल को और क्या कहते हैं बेटा? बताइएगा जल्दी। क्या कोई बताएगा? यस, जल्दी बताएंगे। देवरव ने बता दिया है। वेरी गुड बेटा। रेहान ने भी बता दिया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे लिख रहे हैं भाई। इसे सिनसाइटियल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनसाइटियल कहते हैं। सिनसाइशियम या सिनसाइशियल कहते हैं ऐसा कैरेक्टर जहां पर एनिमल सेल्स, कई सारी एनिमल सेल्स आपस में फ्यूज कर जाती है। अगर आप देखोगे, कह रहा है एक एनिमल सेल ये थी और एक एनिमल सेल ये थी, इन दोनों का आपस में फ्यूजन हो जाता है। क्या हो जाता है? इन दोनों सेल्स का आपस में फ्यूजन हो जाता है। ये देखो, कहता है ये एक सेल बन जाती है फ्यूज होकर के। जब फ्यूज हो जाती है, एक सेल बन जाती है, तो इनका न्यूक्लियस एक ही के अंदर आ जाता है। एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं, उसे मल्टी न्यूक्लिएटेड कहते हैं। कहता है दो मसल सेल आपस में फ्यूज हो जाती है, दो मसल सेल आपस में फ्यूज होकर के सिनसाइटियम बनाती है। और सिन का मतलब हमेशा हम जानते हैं फ्यूजन होता है। सिन का मतलब फ्यूजन होता है। तो जब दो सेल का साइटोप्लाज्म फ्यूज कर जाएगा, एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाया जाएगा, इसी को कहते हैं सिनसाइशियम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है बेटा। तो हमारे पास 3 तरह की मसल्स है, उसमें से एक है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल कैसी हो गई? मैंने बताया ये स्केलेटल सिस्टम से, टेंडन से जुड़ी होती है, सिलिंड्रिकल होती है, स्ट्राइटेड होती है, वॉलंटरी होती है, जो कि अपनी इच्छा से कंट्रोल होती है और इससे कंट्रोल करता है, कमांड देता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक से ज्यादा न्यूक्लियस वाली होती है और अनब्रांच्ड होती है। इसमें ब्रांचिंग नहीं पाई जाती है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं पाई जाती है। इसे कहते हैं स्केलेटल मसल। इसे कहते हैं स्केलेटल मसल। मसला समझ में आ गया? ये स्केलेटल मसल का मसला समझ में आया है तो बताएंगे एक बार और कंपेयर करेंगे। अब इसे कंपेयर करेंगे स्मूथ मसला से। इसका मसला अब स्मूथ मसला से कंपेयर करेंगे। जरा ध्यान से लिखेंगे सभी लोग। स्मूथ मसल स्मूथ है, क्यों स्मूथ है? पहले तो ये बताए स्मूथ क्यों होती है? स्मूथ मसल को स्मूथ मसल क्यों कहते हैं? वाई स्मूथ मसल इज कॉल्ड स्मूथ। इसे स्मूथ मसल क्यों कहते हैं? कोई बता सकता है? इसे स्मूथ इसलिए कहते हैं क्योंकि, लिखेंगे, इट अपीयर्स नॉन स्ट्राइएटेड। नॉन स्ट्राइएटेड होती है या नॉन स्ट्रिप्ड होती है। इसमें फिलामेंट्स छोटे छोटे होते हैं और स्कैटर्ड होते हैं और माइक्रोस्कोप में दिखाई नहीं देते, माइक्रोस्कोप में विजिबल नहीं होते। होते हैं फिलामेंट्स, फिलामेंट्स इसमें भी पाए जाते हैं, फिलामेंट्स इसमें भी पाए जाते हैं, लेकिन इसमें के जो फिलामेंट्स होते हैं माइक्रोस्कोप में विजिबल नहीं होते, इसीलिए इसको कहते हैं नॉन स्ट्रिप्ड या नॉन स्ट्राइटेड। विसरल क्यों कहते हैं? क्योंकि इट इज लोकेटेड इन द इनर विसरल ऑर्गन्स। इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं, विसरल ऑर्गन्स जो होते हैं, जो इनर रीजन में पाए जाते हैं बॉडी के, जैसे 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 वॉल ऑफ स्टमक या इंटेस्टाइन, जो हमारा स्टमक है या फिर हमारा इंटेस्टाइन की जो वॉल है उसमें पाए जाते हैं। वॉल ऑफ ब्लड वेसल में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। यूरिनरी ब्लैडर में पाए जाते हैं या फिर यूरिनरी ब्लैडर में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? यूरिनरी ब्लैडर में पाए जाते हैं। मतलब इतनी सारी जगहों पर पाए जाते हैं। ये जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं ये वहां पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें विसरल कहा जाता है। विसरा के अंदर होते हैं। विसरा मतलब इंटरनल साइड में, बॉडी के इनर पोर्शन में पाए जाते हैं, बॉडी के डीप इंटरनल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं।
और ये कैसे होते हैं, ये टेपर होते हैं एट द बोथ एंड, लिखेंगे दे आर टेपर एट बोथ एंड, टेपर एट एंड्स। इनके जो किनारे होते हैं वो टेपर होते हैं, पतले होते हैं, नुकीले होते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस टाइप से, ये देखो स्पिंडल शेप जैसे दिखाई देते हैं, और इनका न्यूक्लियस बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में पाया जाता है। नॉन स्ट्राइटेड, टेपर एट बोथ एंड, और इसीलिए इसको कहते हैं फ्यूजीफॉर्म। क्या कहते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं फ्यूजीफॉर्म या स्पिंडल शेप्ड कहते हैं। विद सेंट्रलाइज्ड न्यूक्लियस, यूनि न्यूक्लिएटेड होती हैं। कैसी होती है, यूनि न्यूक्लिएटेड होती है, एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, यूनि न्यूक्लिएटेड होती है। लिखेंगे इट इज कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, इट इज कंट्रोल्ड बाय या रेगुलेटेड बाय ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। इसे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ये इनवॉलंटरी होती है। कैसी होती है, इनवॉलंटरी, मतलब ये केवल सोचने से या अपने विल से कंट्रोल नहीं होती हैं, अपने खुद की इच्छा से कंट्रोल नहीं होती हैं। दे कैन नॉट बी कंट्रोल्ड अकॉर्डिंग टू द विल, दे कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, कैन नॉट बी कंट्रोल्ड इन आवर ओन विल, ओन विल, अपनी इच्छा से ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं होती हैं। और खास बात बताता हूं, ये भी कैसी होती हैं, ये भी अनब्रांच्ड होती हैं, ये भी अनब्रांच्ड होती हैं, अनब्रांच्ड होती है। और इनमें कुछ स्पेशल टाइप के जंक्शंस भी दिखाई देते हैं, एनसीईआरटी ने भी मेंशन किया है। इनके पास कुछ स्पेशल टाइप के जंक्शंस पाए जाते हैं कुछ मसल्स में, गैप जंक्शन, गैप जंक्शंस इन सम स्मूथ मसल, कुछ स्मूथ मसल में some of these have gap junctions, और कहीं कहीं adhering junctions या cementing junctions पाए जाते हैं, and also cementing junctions, बट मेनली यहां पर आपको गैप जंक्शन या सीमेंटिंग जंक्शन दिखाई दे सकते हैं, लेकिन आपको स्केलेटल मसल में ऐसा नहीं दिखाई देगा। यूजुअली दे डोंट हैव जंक्शंस, यूजुअली डोंट फॉर्म जंक्शंस या डोंट हैव दिस काइंड ऑफ जंक्शंस। गैप जंक्शंस इनमें नहीं पाए जाते, या यहां पर जंक्शंस यूजुअली नहीं देखने को मिलते। कहानी समझिए, एक है आपकी स्केलेटल मसल, एक है आपकी स्मूथ मसल, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है सबको। स्केलेटल मसल जो स्केलेटल सिस्टम से एसोसिएटेड है, स्केलेटल मसल जो हमारे बॉडी के बोन्स वाले पार्ट से जुड़ी होती है, और स्मूथ मसल जो बॉडी के इंटरनल विसरल ऑर्गन्स में होती है। ये जो स्केलेटल मसल है, इनको आप अपनी इच्छा से मूव कर सकते हैं। अपने हाथ का जो मूवमेंट है वो कर सकते हैं, आप अपने पैरों का मूवमेंट कर सकते हैं, अपने पैरों का मूवमेंट कर सकते हैं अपनी इच्छा से। आप अपनी गर्दन को, मतलब स्केलेटल सिस्टम से एसोसिएटेड जितनी भी मसल्स है वो आपके बॉडी के पार्ट्स को मूव कराने के लिए, ऑर्गन्स को मूव कराने के लिए, एक्सटर्नल मूवमेंट्स के लिए होती है। लेकिन अगर स्मूथ मसल की बात करते हैं तो बॉडी के अंदर चल रहे सारे मूवमेंट्स में स्मूथ मसल्स का रोल होता है। लेकिन वहीं अगर मैं कार्डियक मसल्स की बात करूं, कार्डिया का मतलब ही होता है हार्ट, कार्डिया का मतलब होता है मेरे दोस्त, कार्डिया का मतलब क्या होता है, कार्डिया का मतलब ही होता है हार्ट वॉल। तो लोकेटेड इन द हार्ट वॉल, कहां लोकेटेड होती हैं, दे आर लोकेटेड इन हार्ट वॉल, हार्ट की वॉल में पाई जाती हैं। ये कहां पाई जाती हैं, ये हार्ट की वॉल में पाई जाती हैं। और ये कैसी होती हैं, दे आर ऑल्सो स्ट्राइटेड, स्ट्राइटेड एंड सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल। तो इस हिसाब से कुछ लोग इसे स्केलेटल जैसा समझ सकते हैं। ये स्ट्राइटेड सिलिंड्रिकल होती है, इसलिए लोग इसे स्केलेटल मसल जैसा समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये स्केलेटल जैसी नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि ये कैसी होती है, ये ब्रांच्ड होती है, ब्रांच्ड होती है, यूनि न्यूक्लिएटेड होती है। कैसी होती है, यूनि न्यूक्लिएटेड होती है, ब्रांच्ड यूनि न्यूक्लिएटेड होती है, और इनवॉलंटरी भी होती है। कैसी होती है, इनवॉलंटरी भी होती है।
इनवॉलेंट्री है और इसका भी कंट्रोल ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम करता है। कौन करता है? इट इज कंट्रोल्ड बाय, इट इज रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस जिसका मतलब ही होता है ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस का मतलब सेल्फ कंट्रोल्ड, अपने आप कंट्रोल्ड होने वाली ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती है। अनब्रांच्ड ये ब्रांच्ड एंड सिलिंड्रिकल होती है। प्लस और क्या लिखेंगे? लिखेंगे दे ऑल्सो हैव, दे ऑल्सो हैव कम्युनिकेशन जंक्शंस, दे ऑल्सो हैव कम्युनिकेशन जंक्शंस at some fusion points, at some fusion, जहां पर ब्रांचिंग पॉइंट होता है या फ्यूजन पॉइंट्स होता है, जहां मसल्स आपस में फ्यूज करती हैं। फ्यूजन पॉइंट्स या ब्रांचिंग वाले पार्ट में अगर आप देखोगे, ब्रांचिंग पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगी ब्रांचिंग पॉइंट या फिर फ्यूजन पॉइंट पे दे हैव कम्युनिकेशन जंक्शन। इनके पास कम्युनिकेशन जंक्शंस होते हैं। दे आर कॉल्ड इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। ये देखो बेटा, ये देखो, ये है, ये एक मसल, मान लो ये एक मसल और ये दूसरी मसल, कह रहे ये जहां फ्यूज करती है, ये जहां फ्यूज करती है वहां पर इस तरीके का एक जंक्शन बन जाता है। ये देखो, ये जहां फ्यूज करती है वहां पर इस तरीके का एक जंक्शन बनता है मजबूती देने के लिए, और इनके बीच में छोटे छोटे गैप्स भी होते हैं। तो यहां ये गैप जंक्शन और डेस्मोसोम, इसमें पाई जाती है सीमेंटिंग जंक्शन। लिखेंगे इट कंपोज्ड ऑफ या कंसिस्ट गैप जंक्शन, कम्युनिकेशन जंक्शन, गैप जंक्शंस एंड डेस्मोसोम। ये गैप जंक्शन और डेस्मोसोम से बना होता है। किससे बना होता है? गैप जंक्शन और डेस्मोसोम से बना होता है। तो गैप जंक्शन या सीमेंटिंग जंक्शन से मिलकर के बना हुआ, जिसे कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क, जो केवल और केवल कार्डियक मसल में पाई जाती है। वो ना तो स्केलेटल मसल में होती है, ना तो स्मूथ मसल्स में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक ऐसी मसल जो स्ट्राइटेड सिलिंड्रिकल ब्रांच यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, इनवॉलंटरी होती है, जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती है, जिसमें इंटरकैलेटेड डिस्क पाए जाते हैं, जिसमें गैप जंक्शन या डेस्मोसोम पाए जाते हैं। इसीलिए हार्ट के एक पोर्शन को सिग्नल दिया जाता है, वो सिग्नल पूरे हार्ट में फैल जाता है। ये देखो, कहता है कि अगर हार्ट के केवल एक हिस्से को सिग्नल दिया जाए, ये देखो पूरा हार्ट की वॉल में वो सिग्नल फैल जाता है। एक पॉइंट पे सिग्नल मिलते ही ये पूरा का पूरा हार्ट वॉल में स्प्रेड हो जाता है। कहां पहुंच जाता है? ये हार्ट वॉल में स्प्रेड हो जाता है। ये पूरी हार्ट वॉल में स्प्रेड हो जाता है। ये देखो, कहता है हार्ट की वॉल के एक पोर्शन को सिग्नल देते ही ये पूरा हार्ट की वॉल में कैसे फैल जाता है। इसका सबसे बेहतरीन पॉइंट एक्सप्लेन करता हुआ ये है कि एक पॉइंट को सिग्नल आप दोगे, ये पूरे के पूरे हार्ट की दीवारों में एट्रिया से लेकर वेंट्रिकल तक फैल जाता है। एट्रिया से लेकर के वेंट्रिकल तक ये मैसेज फैल जाता है, बिकॉज ऑफ द सेम इंटर कम्युनिकेशन जंक्शन, इंटरकैलेटेड डिस्क, सिग्नल गिवन टू वन पार्ट ओनली एंड दैट इज स्प्रेड टू द एंटायर वॉल ऑफ द हार्ट। हार्ट में पूरा फैल जाने का जो कंसेप्ट है वो कहां से शुरू होता है? आप देखोगे यहां से सिग्नल दिया और यही सिग्नल पूरे हार्ट की दीवारों में फैल गया, पूरे हार्ट तक पहुंच गया। बोलो, समझ में आ रहा है सबको? तीन तरह की मसल्स कैसी होती हैं, आपस में क्या डिफरेंस है, सबको एकदम साफ क्लियर हुआ है? पहले तो आपको लोकेशन याद रखना है, फिर उसको स्ट्रक्चर के बेसिस पर याद रखना है, न्यूक्लियस याद रखना है, ब्रांचिंग याद रखनी है और कंपेयर याद रखना है। क्वेश्चन कैसे आता है? ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल में पाया जाता है लेकिन कार्डियक मसल में नहीं पाया जाता? कार्डियक मसल में नहीं पाया जाता, ऐसा कोई कैरेक्टर है जो स्केलेटल में हो, स्मूथ में हो लेकिन कार्डियक में ना हो? ऐसा कोई कैरेक्टर है? ऐसा है कोई कैरेक्टर? ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं दिखेगा आपको, लेकिन ये जरूर दिख जाएगा कि कार्डियक का कोई कैरेक्टर और ये जो स्केलेटल मसल का कैरेक्टर हो वो एक जैसा हो और वो स्मूथ मसल में नहीं पाया जाता।
मैं आपसे पूछता हूं, चलो एक सवाल लिखते हैं, चलो यही लिखते हैं, द कैरेक्टर विच इज कॉमन, द कैरेक्टर which is common in smooth muscle या skeletal muscle and cardiac muscle, but not found in स्मूथ मसल में नहीं पाया जाता, ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल में होता है लेकिन स्मूथ मसल में नहीं होता? कितने बच्चे जानते हैं, बता दीजिए, कितने बच्चे जानते हैं, ये बता दीजिए, जल्दी बता दो मुझे। एक कैरेक्टर है स्ट्राइएटेड होना, स्ट्राइएटेड एंड सिलिंड्रिकल स्ट्राइटेड एंड सिलिंड्रिकल होना, ये ऐसा कैरेक्टर है जो केवल स्केलेटल और कार्डियक मसल में पाया जाता है, स्मूथ मसल में नहीं पाया जाता। ये दोनों कैरेक्टर किसका है? ये दोनों कैरेक्टर स्केलेटल मसल एंड कार्डियक मसल का है। स्मूथ मसल कैसी होती है बेटा? स्मूथ मसल नॉन स्ट्राइटेड होती है। कैसी होती है? नॉन स्ट्राइटेड होती है। और सिलिंड्रिकल नहीं होती है, टेपर होती है दोनों एंड पर, टेपर एट एंड्स। कैसी होती है? टेपर होती है एट एंड्स, फ्यूजिफॉर्म होती है। तो स्ट्राइटेड सिलिंड्रिकल वो कैरेक्टर है जो कार्डियक और स्केलेटल में है, स्मूथ में नहीं पाया जाता। और क्वेश्चन भी नीट में ऐसे पूछे जा सकते हैं जहां पर दो मसल का कॉमन कैरेक्टर और एक ऑड वन आउट निकालना होगा, तो आपको पता चल जाएगा। अगर यहां तक समझ आ गया है तो चैट बॉक्स में बता दीजिए एक बार लिख करके, बता दो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई, क्लियर है? चलें आगे, चलते हैं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डायग्राम से देखते हैं। अगर आपको कोई स्केलेटल मसल दिखाई दे जाए, अगर आपको कोई स्मूथ मसल दिखाई दे जाए, अगर आपको कोई कार्डियक मसल, उसी के कंटिन्यूएशन में आप लिख लीजिएगा, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल के कंटिन्यूएशन में ही आप लिख लीजिएगा। अगर आपको कोई दिखाए कि कैसी दिखती है ये स्केलेटल मसल, ये देखो कैसी दिखती है, एक दुई तीन, और इन मसल्स में जैसा कि मैंने कहा ये स्ट्रिप्ड होती है। कैसी होती है? स्ट्रिप्ड होती है, स्ट्राइटेड होती है, जिनमें बीच में आपको फिलामेंट्स का अरेंजमेंट कुछ ऐसा दिखेगा, कि आपको ये कैसी दिखाई देती है। ये देखो ये मायोफिलामेंट्स दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह से ये स्ट्राइटेड अपीयर होती है। कैसी अपीयर होती है? स्ट्राइटेड अपीयर होती है। और जैसे कि मैंने कहा इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। आपको दिखाई देगा कि यहां पर एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ये देखो एक से ज्यादा न्यूक्लियस, एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस देखने को मिलता है, वो आपको यहां से दिखाई दे जाएगा। ये देखो यहां पे आपको एक से ज्यादा न्यूक्लियस दिखाई दे रहा होएगा। ये देखो एक से ज्यादा न्यूक्लियस दिखाई दे रहा होएगा। ये देखो। और एक और खास चीज होती है, अगर कभी जिंदगी में ऐसा सवाल पूछ दिया जाए कि न्यूक्लियस इनका पेरिफेरल साइड पर होता है, बाहर की तरफ होता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म वाला जो हिस्सा होता है उसके अंदर खूब सारा भरा होता है मसाला। साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा जो होता है उसमें खूब सारा फाइबर भरा होता है, मसल की प्रोटीन भरी होती है, इसलिए न्यूक्लियस पेरिफेरी पर पाया जाता है। ये बात दिखाई दे रही सबको? ये डायग्राम सबको समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल तरीके से बनाने की कोशिश करिए। सारे के सारे फिलामेंट आपको ऐसे देखो लंबे लंबे सिलिंड्रिकल दिखाई दे रहे हैं, सिलेंडर जैसे दिखाई दे रहे हैं। एक से ज्यादा न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, और ये भी न्यूक्लियस पेरिफेरल साइड पर बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। किधर की तरफ निकला है? बाहर की तरफ निकला हुआ है। देखो इधर कहता है ये पेरिफेरल न्यूक्लियस है और एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, पेरिफेरल न्यूक्लियस और एक से ज्यादा न्यूक्लियस है। सेल का शेप सिलिंड्रिकल होता है और ये स्ट्राइएशंस पाई जाती है। ये देखें, ये है
सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल। ये है न्यूक्लियस जो पेरिफेरल साइड पर बाहर की तरफ पाया जाता है। न्यूक्लियस एक से ज्यादा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, और ये आपको स्ट्राइएशंस दिखाई दे रही है, स्ट्राइएशंस दिखाई दे रही। पहचान लोगे, समझ में आ जाएगी। अनब्रांच्ड है, देखो इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं दिखाई दे रही है। वहीं पर अगर आप स्मूथ मसल की बात करते हो तो स्मूथ मसल जैसे कि मैंने कहा ये अनस्ट्राइटेड होती है। नॉन स्ट्राइटेड मसल आपसे पूछेगा और इसके दोनों एंड पॉइंटेड होते हैं, स्पिंडल शेप होती है और सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है। इसमें फिलामेंट्स होते हैं लेकिन इतने छोटे छोटे होते हैं कि वो दिखाई नहीं देते, माइक्रोस्कोप में दिखाई नहीं देते, इसलिए इसे कहते हैं नॉन स्ट्राइटेड। कैसी दिखाई दे रही है? ये नॉन स्ट्राइटेड दिखाई दे रही। कैसी दिखाई दे रही बेटा? ये है नॉन स्ट्राइटेड। ये इसका न्यूक्लियस हो गया, सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। यूनी न्यूक्लिएटेड है ये। कैसा है? यूनी न्यूक्लिएटेड है, यूनी न्यूक्लिएटेड। और किनारे इनके पॉइंटेड हैं, इसे कहते हैं टेपर एट एंड्स। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं टेपर एट एंड्स, टेपर एट एंड्स। फ्यूजिफॉर्म कहते हैं और नॉन स्ट्राइटेड होती है। कैसी होती है? नॉन स्ट्राइटेड। इसकी अपीयरेंस है नॉन स्ट्राइएटेड। और वहीं कार्डियक मसल्स की बात करी जाए, अगर कार्डियक मसल्स की बात करी जाए तो आप देखो ये है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स की बात करी जाए तो अगर आप देखोगे तो आपको कार्डियक मसल्स कुछ ऐसी दिखाई देगी। ये देखिए कार्डियक मसल में देखिए ब्रांचिंग दिखाई दे रही है, सिलेंडर जैसी सिलिंड्रिकल है लेकिन ब्रांचिंग भी दिखाई देती है। आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये सिलिंड्रिकल होती है। कैसी होती है बेटा? ये सिलिंड्रिकल होती है, ये सिलिंड्रिकल होती है, सिलिंड्रिकल होती है। कैसी होती है बेटा? सिलिंड्रिकल होती है। कैसी होती है? सिलिंड्रिकल होती है। ये देखो सिलिंड्रिकल होती है। कैसी होती है? सिलिंड्रिकल होती है और यूनी न्यूक्लिएटेड होती है। कैसी होती है? यूनी न्यूक्लिएटेड होती है। ये देखो, ये देखो यूनी न्यूक्लिएटेड होती है। कैसी होती है? यूनी न्यूक्लिएटेड होती है, सिलिंड्रिकल होती है। और खास बात क्या बताया मैंने? साथ में स्ट्राइटेड भी होती है। कैसी होती है बेटा? ये स्ट्राइटेड होती है, स्ट्राइटेड होती है। कैसी होती है? स्ट्राइटेड होती है। ये देखो स्ट्राइटेड भी होती है, सिलिंड्रिकल भी होती है, ब्रांच्ड भी होती है और यूनी न्यूक्लिएटेड होती है। कैसी होती है? यूनी न्यूक्लिएटेड होती है। देखो ये ब्रांचिंग दिखाई दे रही है, ये ब्रांच्ड है। कैसी है? ये ब्रांच्ड है, ब्रांच्ड है। इसमें सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है, एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है। ये यूनी न्यूक्लिएटेड है, यूनी न्यूक्लिएटेड है। कैसी है? सिंगल न्यूक्लियस वाली होती है। लेकिन एक जो सबसे खास पॉइंट जो मैंने आपको यहां बताया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने की कोशिश करी है, इनमें पाया जाने वाला स्पेशल टाइप का जंक्शन जिसे कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क। इसे कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं, जो कि स्पेशल टाइप का कम्युनिकेशन जंक्शन है। आप बताओ मुझे ये चीज समझ में आ रही है? ये बिल्कुल कहानी समझ में आ रही है। तीन तरह की मसल्स आपको दिखाने की कोशिश करी है। एक है जो ब्रांच्ड है, यूनी न्यूक्लिएटेड है और इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है, और ये भी स्ट्राइटेड भी होती है। कैसी होती है? ये स्ट्राइटेड भी होती है, स्ट्राइएटेड भी होती है। और एक मसल जो आपको दिखाई दे रही है नॉन स्ट्राइटेड है, स्पिंडल शेप दिखाई दे रही है, और यहां पर आपको दिखाई दे रही है मल्टी न्यूक्लिएटेड। कैसी होती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, सिनसाइटियल, सिनसाइटियल, जहां पर पेरिफेरल न्यूक्लियस पाया जाता है, पेरिफेरल न्यूक्लियस पाया जाता है। यहां का न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाता है, न्यूक्लियस इन द सेंटर, न्यूक्लियस एट द सेंटर, सेंट्रल न्यूक्लियस पाया जाता है, बिल्कुल बीचों बीच। और यहां भी सेंट्रल न्यूक्लियस पाया जाता है। कहां पाया जाता है? सेंट्रल न्यूक्लियस पाया जाता है। समझ में तो आ रहा है ना?
ये तीनों टाइप की मसल्स डायग्राम से समझ में आ रही है, एकदम क्लियर समझ में आई है? तो चैट को लाल कलर के दिलों से एक बार भरिए और बताइए मुझे ये जो कहानी है बिल्कुल साफ समझ में आ रही है? स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल लंबी 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 लंबी, स्केलेटल मसल सिलेंड्रिकल जो आपस में फ्यूज दिखाई दे रही हैं, लेकिन यहां पर आपको दिखाई दे रहा है मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, स्ट्राइटेड होती हैं। यहां देखो, यहां की कहानी देखो, यहां की कहानी है स्पिंडल शेप यूनि न्यूक्लिएटेड, बट ये दोनों अनब्रांच्ड हैं, ये भी अनब्रांच्ड, ये भी अनब्रांच्ड। ब्रांचिंग किस में पाई जाती है? कार्डियक मसल्स में पाई जाती है। मुझे लगता है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मसल्स के ये तीनों टाइप, ये तीनों स्ट्रक्चर्स बिल्कुल क्लियर हैं। एक बच्चा अभी पूछ रहा था सर डेस्मोसोम क्या होता है? डेस्मोसोम बेटा कम्युनिकेशन जंक्शन जो हमने पढ़ा था, गैप जंक्शन, उसी गैप जंक्शन के साथ एक और जंक्शन पढ़ा था सीमेंटिंग जंक्शन, जिसे अडहेरिंग जंक्शन कहते हैं। अडहेरिंग जंक्शन के टाइप्स होते हैं, उन्हीं टाइप्स में से एक टाइप होता है डेस्मोसोम। तो आप डेस्मोसोम को अगर ज्यादा नहीं याद कर सकते तो याद कर लीजिए अडहेरिंग जंक्शन। नहीं कुछ याद कर सकते तो उस डेस्मोसोम को बेटा जी याद कर लो कि डेस्मोसोम वही अडहेरिंग जंक्शन ही है। कौन सा है? अडहेरिंग या सीमेंटिंग जंक्शन। अडहेरिंग या सीमेंट करने वाला सीमेंटिंग जंक्शन है। उस डेस्मोसोम को ही अडहेरिंग जंक्शन या सीमेंटिंग जंक्शन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं। अच्छा एक चीज और है बेटा, एक चीज और है। अब ये टॉपिक आप लोकोमोशन मूवमेंट वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हो। कहां पढ़ोगे? लोकोमोशन मूवमेंट वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हो, ठीक है? कहां पढ़ने वाले हो? लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हो। लेकिन थोड़ा सा उसका ग्लिम्स समझा दूं, स्केलेटल मसल का एक स्ट्रक्चर समझा दूं बेसिक सा, 10 मिनट लगेगा। स्केलेटल मसल का केवल स्ट्रक्चर डायग्राम से समझाऊंगा, आप केवल डायग्राम देख लेना, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना अभी यहां पर हमको इतना ही पढ़ना है। अब आगे जो पढ़ेंगे वो लोकोमोशन मूवमेंट में पढ़ेंगे, लेकिन वहीं पर पढ़ने के से पहले एक बेसिक ऑफ ग्लिम्स कह सकते हैं, ग्लिम्स ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल कैसी दिखाई देती है, स्केलेटल मसल कैसी दिखाई देती है वो आपको दिखा दूं क्या? एक बार दिखा दूं? बोलो जल्दी बताओ, समझा दूं? थोड़ा सा दिखा दूं, थोड़ा सा दिखा दूं। लेकिन इससे पहले कि आपको वो दिखाऊं समझाऊं, एक बार इसके लिए बता दो। कॉपी कर लिया सब लोगों ने? CKL सभी लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे। अगर आपने नोट कर लिया तो CKL लिखेंगे। क्या लिखेंगे? CKL। कॉपी कर लिया। क्या करेंगे? कॉपी कर लिया। क्या लिखेंगे? कॉपी कर लिया। 10 मिनट में आपको समझाऊंगा डायग्राम, ठीक है? चलो जल्दी से CKL लिखो। CKL, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, शाबाश शाबाश। हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर लिखने जा रहे हैं। क्या लिखने जा रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल बनाएंगे। लिखेंगे नहीं, केवल बनाएंगे, समझेंगे। क्या होता है कि स्केलेटल मसल की अगर मैं बात करता हूं, जैसे आपका बाइसेप्स, जैसे आपका बाइसेप, कौन? जैसे आपका बाइसेप, जैसे मान लो ये आप हो, जैसे आप महान दादू के महान स्टूडेंट, ये देखो ये रहा आपका बाइसेप, ये रहा आपका बाइसेप। बाइसेप मतलब जहां आप बॉडी अपना जिम जब जाते होगे, तो जब जिम में जाते होगे तो लोगों के ऊपर फ्लेक्स करना, दिखाना, लोगों को डराना अपने, है ना? कितने लोग जाते हैं जिम? जरा बताएंगे चैट बॉक्स में लिख करके। कितने लोग एक्सरसाइज करने या जिम करने जाते हैं और केवल इसलिए जाते हैं कि वो दूसरों पे रोब जमा सकें? बताइएगा प्लीज, प्लीज बताइएगा। कितने लोग जिम इसलिए जाते हैं सिर्फ कि वो दूसरों के ऊपर रोब जमा सकें, दूसरों को इम्प्रेस कर सकें, या दूसरों को खुश कर सकें, या जो कुछ भी समझ लीजिए आप। मैंने कहा ये आपकी प्यारी सी सुंदर सी खूबसूरत सी बॉडी है, ये आपका डंबल है, और डंबल करते समय जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो यहां पर ये आपका बाइसेप मसल, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बाइसेप मसल। ये देखो, ये है आपका बाइसेप
भाई साहब क्या बाइसेप बना रखे हैं, डोले बना रखे हैं, क्या डोले और शोले बना रखे हैं। खाली इसलिए जिम जाते हैं कि लोगों के ऊपर इंप्रेशन झाड़ सके, है ना, है ना। तो देखो इधर मैंने किसी व्यक्ति का यहां पर डोला बना दिया। क्या बना दिया? मैंने इस व्यक्ति का यहां पर डोला बना दिया। ये है डंबल उठाता हुआ एक व्यक्ति, और इस इंसान के बाइसेप मसल को समझाने के लिए मैं इसके बाइसेप मसल का एक क्रॉस सेक्शन निकालूंगा। क्या निकालूंगा? बाइसेप की मसल का एक क्रॉस सेक्शन निकालूंगा। ये देखो, ये देखो, मैंने क्या किया, इसके बाइसेप मसल का एक क्रॉस सेक्शन निकाला। ये देखो, मैंने इसके बाइसेप को एक गोल सेक्शन में काट लिया है। मैंने बाइसेप की मसल को एक गोल सेक्शन में काट लिया है। ठीक है बेटा, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे हम, केवल इसके बाइसेप को दिखाने के लिए, समझाने के लिए गोल सेक्शन में काट लेंगे। और यहां पर फिर आपको दिखाई देगा अंदर ढेर सारे मसल फाइबर का बंडल। ये देखो, ये मसल फाइबर का बंडल दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। ये देखो मसल फाइबर्स, ढेर सारे मसल फाइबर्स का बंडल है ये। इसके अंदर मसल के फाइबर्स पाए जाते हैं। ये देखो, ये मसल फाइबर के बंडल्स होते हैं, ये मसल फाइबर के बंडल्स होते हैं, ये मसल फाइबर के बंडल्स होते हैं, ये मसल फाइबर के बंडल्स होते हैं। ये देखो, ये मसल फाइबर के बंडल्स होते हैं। इनमें से अगर मैंने आपको इन दोनों की एक मसल को मैंने बाहर निकाल लिया, एक सिंगल मसल फाइबर को बाहर निकालिए। आप समझो जरा, मैंने कहा एक मसल, सिंगल मसल जो होती है वो कई सारे मसल फाइबर का बंडल होती है। ये एक सिंगल मसल का क्रॉस सेक्शन है। ये देखो, मैंने कहा ये है ट्रांसवर्स सेक्शन टीएस ऑफ अ मसल। एक सिंगल मसल का ट्रांसवर्स सेक्शन है, टीएस है, एक सिंगल मसल का ट्रांसवर्स सेक्शन है। इस एक ट्रांसवर्स सेक्शन के अंदर मेनी पैरेलल बंडल्स, ये देखो, ये बंडल्स ऑफ मसल फाइबर दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं? ये है बंडल्स ऑफ मसल फाइबर। क्या दिखाई दे रहे हैं बेटा? इन्हें कहते हैं बंडल्स, बंडल्स ऑफ मसल फाइबर, मसल फाइबर। आप लोगों की याददाश्त कितनी अच्छी है, मैं आपसे पूछ लूं क्या एक सवाल पूछ लूं, आप लोगों की याददाश्त कैसी है, मैं जानना चाहता हूं। कह रहे बंडल ऑफ मसल फाइबर को क्या कहते हैं? एक सिंगल मसल, हमारे बॉडी में टोटल 640 मसल्स होती हैं, 600 से ज्यादा मसल्स होती हैं। उनमें से एक मसल मैंने कहा, एक सिंगल मसल मैंने कहा, अगर मैं एक सिंगल मसल की बात करता हूं, 640 में से एक सिंगल मसल की बात करता हूं, तो कहता है एक सिंगल मसल कई सारे मसल फाइबर के बंडल्स से बनी होती है, उसे कहते हैं फैसिकल। वेरी गुड, किसी बच्चे ने लिख दिया, फैसिकल कहते हैं, उसे फैसिकल कहते हैं। एक सिंगल मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मसल फाइबर के बंडल्स होते हैं, जिसे कहते हैं फैसिकल। बहुत बढ़िया। अरे बंडल, अरे मायोफिब्रिल क्यों लिख रहे हो यार? अभी कैसे लिख रहे हो मायोफिब्रिल? यही समझना है आपको। मैंने कहा एक सिंगल मसल ये है, एक सिंगल मसल ये है, और इस एक सिंगल मसल के अंदर बहुत सारे मसल के फाइबर्स पाए जाते हैं। उस मसल फाइबर के बंडल को, ये जो बंडल दिखाई दे रहा है, इसे फैसिकल कहते हैं। और बाहर एक टफ कोलेजिनस शीट पाई जाती है, ये प्रोटेक्टिव शीट पाई जाती है। इस प्रोटेक्टिव शीट को इसे कहते हैं टफ कोलेजिनस लेयर। क्या कहते हैं? कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू लेयर कहते हैं, टिश्यू लेयर कहते हैं। इस लेयर को कहते हैं फेसिया। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फेसिया। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फेसिया। बाहर वाले टफ कोलेजिनस लेयर को फेसिया कहते हैं। और यहां पर एक सिंगल मसल फाइबर या सिंगल मसल सेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सिंगल मसल सेल, या इसी को कहते हैं सिंगल मसल फाइबर, इसी को कहते हैं मसल फाइबर, मसल फाइबर। देखो
एक सिंगल, यहां देखो कह रहे ये मसल फाइबर, 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 ये ऐसे करके कई सारे मसल फाइबर के बंडल्स हैं, कई सारे मसल फाइबर के बंडल्स हैं, कई सारे मसल फाइबर के बंडल्स हैं, कई सारे मसल फाइबर के बंडल्स। देखो आप मसल फाइबर के कई सारे बंडल्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं, इस मसल फाइबर के बंडल को फेसिकल कहते हैं। इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शीट होती है जिसे कहते हैं फेसिया। क्या कहते हैं इसे? कहते हैं फेसिया। क्या कहते हैं इसको? फेसिया कहते हैं बेटा, इसे फेसिया कहते हैं। और जो एक सिंगल मसल सेल या फाइबर होती है, अगर मैं इसे दिखाऊं, इसका डायग्राम आपको दिखाऊं, तो कुछ ऐसी दिखाई देती है। एक सिंगल मसल सेल या फाइबर जिसमें मैंने बताया कि न्यूक्लियस बाहर की तरफ पेरिफेरल साइड पर होता है, न्यूक्लियस पेरिफेरल साइड पर होता है। ये देखो, ये न्यूक्लियस पेरिफेरल साइड पर दिखाई दे रहा होगा, ये न्यूक्लियस पेरिफेरल साइड पर दिखाई दे रहा होगा। फिर मैंने कहा था इसके अंदर, यहां देखो, यहां पर पाए जाते हैं, यहां पर पाए जाते हैं, यहां पर पाए जाते हैं मायोफिब्रिल्स। ये है मायोफिब्रिल, एक सिंगल मसल सेल के अंदर पाई जाती है मायोफिब्रिल। ये देखो, ये है मायोफिब्रिल, ये है मायोफिब्रिल। समझने की थोड़ा कोशिश किया करो आप लोग। ये देखो, ये है मायोफिब्रिल, ये है मायोफिब्रिल, ये है मायोफिब्रिल। क्या है? ये है मायोफिब्रिल्स, ये होती है मायोफिब्रिल। दत्त देखो इधर, एक सिंगल मसल सेल को जब मैंने बाहर निकाला, एक सिंगल मसल सेल को जब मैंने बाहर निकाला, ये देखो एक सिंगल मसल सेल है ये। क्या है ये? मसल सेल है ये, एक सिंगल मसल सेल है ये इसका न्यूक्लियस है और ये मायोफिब्रिल्स हैं। क्या है? ये एक सिंगल मसल सेल का न्यूक्लियस है, ये इसके मायोफिब्रिल्स हैं, मायोफिब्रिल्स हैं। बस इतना ही तो समझना है। अब मुझे इतना बता दो, मुझे एक सिंपल सी बात मुझे बता दो। मैं अगर कहूं आपसे कि एक मसल का मसल, एक मसल किससे बनती है? लड़ाई हो रही है क्या? शुड वी राइट इट? शेख भाषा है। हाँ बेटा, राइट करना, लिखना। मैं क्यों बना रहा हूं यार मैं ये यहां पर क्यों बना रहा हूं? ऐसे ही लिख रहा हूं बस। पागल हूं मैं? मुझे किसी ने काट रखा है, मुझे रैबिडो वायरस ने काट लिया है, रैबिडो वायरस आ गया मेरे शरीर में, मेरा दिमागी संतुलन खराब हो गया, इसलिए लिख रहा हूं मैं। राजश्री तंवर क्यों कर रहा हूं मैं? लिखना है बेटा, लिखना है बेटा, लिखो, लिखते रहो, बनाते रहो, चलते रहो। कहता है एक मसल किससे बनी होती है? एक मसल बहुत सारे मसल फाइबर के बंडल से बनी होती है। मसल फाइबर का बंडल है ये, और इस बंडल को फेसिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? फेसिकल कहते हैं। और इसे प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर से एक कनेक्टिव टिश्यू की शीट पाई जाती है, ये व्हाइट कलर की शीट जिसे फेसिया कहते हैं। फेसिया होती है व्हाइट कलर की शीट। फिर कहता है, इसी में एक और सवाल ऐड होता है, कहता है एक मसल सेल को अगर बाहर निकालो, ये देखो एक सिलिंड्रिकल फाइबर को मैंने बाहर निकाला, एक सिलिंड्रिकल फाइबर को जब बाहर निकाला, एक सिंगल मसल को बाहर निकाला, तो पता चला कि इसमें बहुत सारे मायोफिब्रिल्स होते हैं। तो मसल को छोटी छोटी यूनिट में अगर आप डिवाइड करोगे तो सबसे बड़ी यूनिट है मस्कुलर सिस्टम में एक सिंगल मसल, एक सिंगल मसल। मसल बनी होती है मसल फाइबर्स के बंडल से, मसल फाइबर्स से बनी होती है, मसल सेल या मसल फाइबर्स से बनी होती है। और मसल फाइबर्स में पाई जाती है मायोफिब्रिल्स, मायोफिब्रिल्स। कई सारे मायोफिब्रिल मिलकर के मसल फाइबर बनाते हैं और कई सारे मसल फाइबर्स मिलकर के मसल बनाते हैं। इतना नहीं याद हो रहा हमसे? बस इतना नहीं याद हो रहा हमसे? बताओ। कहता है एक मसल बहुत सारे मसल फाइबर्स से बनी होती है और एक मसल फाइबर बहुत सारे मायोफिब्रिल से बनी होती है। बस इतना ही तो याद करना है। बताओ मुझे, अगर समझ आ गया तो चैट बॉक्स को लाल कलर के दिलों से भर दीजिए एक बार। यास्मीन बेटा समझ में आ गया, सलोनी बेटा समझ में आ गया, अर्चना बेटा समझ में आ गया, राधे राधे को समझ में आ गया है, सैयारा टू भैयारा समझ में आ गया है, अंश बेटा, आलू री हाय को समझ में आ गया है, जल्दी बता दो मुझे, निशा केसरीवानी समझ में आ गया है, शिवू बेटा समझ में आ गया है, जल्दी बताओ,
PS शुक्ला समझ में आ गया है, जल्दी बताओ। जागृति बेटा समझ में आ गया है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चैट बॉक्स को लाल कलर के दिलों से भरिए और आगे चलते हैं। और CKL भी लिखेंगे। अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो कॉपी पे लिख लिया है तो चैट बॉक्स में CKL भी लिख दीजिए। कॉपी कर लिया है तो CKL लिख दीजिए। इतना चिल्लाने का कुछ तो फायदा करो यार तुम लोग, इतना चिल्लाने का कुछ तो फायदा होना चाहिए मेरे दोस्त। इतना चिल्लाने का कुछ तो फायदा हो। लास्ट टिश्यू है न्यूरल टिश्यू, आखिरी टिश्यू का नाम है न्यूरल टिश्यू। और न्यूरल टिश्यू क्या करता है बेटा? न्यूरल टिश्यू का काम समझते हैं, बहुत छोटा सा, एनसीईआरटी में बहुत छोटा सा दे रखा है। डिटेल में आके न्यूरल सिस्टम, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ना है। कहां पढ़ना है? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ना है। डिडिंग डिडिंग डिंग डिडिंग डिडिंग डिंग डिडिंग डिडिंग डिंग। बताओ, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी क्या करेंगे? सिंपल समझेंगे। वाटर ब्रेक ले लूं, बैठ के पानी पीना पड़ेगा। कल बच्चों ने मुझे बोला सर बैठ के पानी पिया करो, मैं बैठ के पानी पीऊंगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं गायब हो रहा हूं, थोड़ी देर के लिए मैं गायब हो रहा हूं पानी पीने के लिए। ठीक है, छाता लेकर के मैं गायब हो रहा हूं। वाह, पी लिया पानी पी लिया मैंने। ठीक है, यस बेटा, छाता लेकर के मैं गायब हो गया और पानी पी लिया। वेरी गुड। कह रहा है लिखना नहीं है, कौन बोला था? अरे लिखना क्यों नहीं था यार, मैंने तो कई बार बोला लिखना था लिखना था लिखना था। बच्चा कह रहे कल ऑफ रहेगा, कोई ऑफ नहीं है, कल कोनो ऑफ नहीं है, कल क्लास लूंगा मैं आपका दादू श्रीमान दादेश्वर बाहुबली, श्रीमान दादेंद्र बाहुबली विल टेक टुमारो क्लास है कल बेटा, कल क्लास है। चलिए आइए न्यूरल टिश्यू की बात करते हैं। न्यूरल टिश्यू मतलब एक ऐसा टिश्यू जो हमारे बॉडी में रिलेटेड है। देखेंगे, कंपोज्ड ऑफ न्यूरल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ, या ऐसे लिख सकते हैं, द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द रेस्पॉन्सिवनेस। आसपास का एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंज हो रहा है, आसपास के एनवायरनमेंट में कोनो चेंज हो रहा है, कुछ भी चेंज हो रहा है, उस चेंज को सेंस करने वाला कोई तो चाहिए भाई, डिटेक्टर की तरह होता है। चैट ऑफ कर दें, बच्चा कह रहा है चैट ऑफ कर दो बेटा। ठीक है जी, चैट ऑफ कर देते हैं। सानू की है, चैट ऑफ कर दी सी। इधर देखिए, न्यूरल टिश्यू एक ऐसा टिश्यू जो आपके शरीर के अंदर एक तो कंट्रोल करता है, ये रिलेटेड है किससे? इट इज रिलेटेड टू कंट्रोल एंड दूसरा है कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, ये दोनों फंक्शन के लिए जाना जाने वाला एक टिश्यू जिसका नाम है न्यूरल टिश्यू। बॉडी के अंदर हो रही सारी एक्टिविटी के ऊपर कंट्रोल इसी का है। कुछ भी आप कर रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो, आपके दिमाग में जो अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं, जो ड्रीम्स आते हैं, अच्छे ख्याल का मतलब डॉक्टर बनते हुए आप देख रहे हो, आप अमीर बन गए हो, एकदम अमीर बन गए हो, जेब से पैसा निकाल रहे हो, पैसा निकल रहा है लेकिन आप दे नहीं पा रहे हो किसी को, सपना देख रहे हो। आपको कोई दौड़ा रहा है, आपको रास्ते में जा रहे थे, आपको किसी डॉगी ने दौड़ाना शुरू कर दिया और आप भाग रहे हो लेकिन भाग नहीं पा रहे हो। ये सारा कुछ कंट्रोल, सबका नियंत्रण किसके पास है? एक सिस्टम होता है हमारे बॉडी में जिसका नाम है न्यूरल सिस्टम, जो हम सोए हो या जाग रहे हो हमेशा ऑन रहता है। हम चाहे जाग रहे हो चाहे सोए हो, हमेशा ऑन रहने वाला सिस्टम। ये हमें आसपास के एनवायरनमेंट से अवेयर करता है। हमारी आंख बंद है, इसका मतलब क्या न्यूरल सिस्टम काम करना बंद कर दिया? नहीं, हमारा न्यूरल सिस्टम हमेशा काम कर रहा है। आपको कोई टच करेगा, आप महसूस कर सकते हो। आपके कान में कोई आकर के कुछ भनभनाएगा, आपको चिल्ला करके आपके कान में कुछ बजाएगा, आपको पता चल जाएगा। आपने देखा होगा, सुना होगा, जानते होगे, आप जानते होगे। बताओगे, कोई बताओगे मुझे फायर अलार्म जो होता है वो फायर अलार्म क्यों होता है? कोई बताएगा? चैट बॉक्स खोलना पड़ेगा। चैट बॉक्स खोल देते हैं और पूछते हैं, ये जो फायर अलार्म होता है ना बेटा, फायर अलार्म जो होता है वो अलार्म क्यों होता है? आप जब सो रहे हैं उस समय अलार्म क्यों, फायर अलार्म क्यों होता है? कह रहे जलने की किसी भी चीज के लिए बताने के लिए आपकी नाक ही काफी थी। जब कोई चीज जल रही हो, आसपास धुआं उठ रहा होगा, तो धुआं उठने के लिए आपकी नाक काफी थी, आप स्मेल कर सकते हैं, फिर भी अलार्म क्यों बजाया जाता है?
फायर अलार्म क्यों बजाया जाता है? जलती हुई चीजों को सूंघने के लिए आपकी नाक काफी थी, लेकिन फिर भी फायर अलार्म होता है। जानते हो, अलर्ट करने के लिए है, अलर्ट करने के लिए नहीं। अलर्ट करने के लिए तो नाक काफी है ना आपकी, आप सूंघ नहीं लेते? नाक से सूंघ लेते, लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि जब आप सो रहे होते हैं उस समय आपका स्मेल काम नहीं करता। सोते समय स्मेल वाला सिस्टम ऑफ हो जाता है, नाक से सूंघने वाला सिस्टम ऑफ हो जाता है। सोते समय नाक से सूंघने वाला सिस्टम ऑफ हो जाता है, इसलिए कान से सुनाई देता है, इसलिए अलार्म बजाया जाता है। कुछ समझ में आ रही है मेरे बच्चों बात? साउंड वाला सिस्टम, ईयर वाला सिस्टम काम करता है कब? जब आप सोए हो या जाग रहे हो। सोते जागते समय दोनों टाइम आपका कान एक्टिव है, लेकिन नाक ऑफ हो जाती है सोते समय। इसीलिए आप देखो, ट्रेन में जब आप रहते हो, अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो ट्रेन में जो कुछ लोग मूली के पराठे खा के सोते हैं, आपको पता चल जाता है। मूली के पराठे खाने के बाद जब लोग सोते हैं तो ट्रेन में आपको पता चल जाता है। लेकिन अगर आप सोए हुए हो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सोए हुए हैं तो चाहे कोई मूली पराठा खाए, चाहे वो आलू प्याज का पराठा खाए, चाहे अचार के साथ खाए, चाहे नींबू के साथ खाए, चाहे पुदीना के साथ खाए, कुछ भी खा करके आया हो, आपको पता नहीं चलता अगर आपको ट्रेन में नींद आ गई है तो। अगर लेकिन नींद नहीं आई है, अगर आपको ट्रेन में नींद नहीं आई है तो आपको जहर दे करके लोग वहां बेहोश कर देंगे, जहरीली हवाओं से लोग बेहोश कर देंगे। इसी पे एक शेर बना है, इरशाद लिखेंगे आप लोग चैट बॉक्स में। इरशाद लिखोगे क्या? इरशाद लिखोगे क्या? एक बहुत जबरदस्त शेर बन रहा है, अंदर ही आया है, अंदर ही आया, अंदर एक शेर आया है? एक शेर है, इरशाद लिखिए जरा, इरशाद लिखो बेटा, एक बार इरशाद लिखो। बहुत खतरनाक शेर आया है, बहुत खतरनाक शेर आया है। वो वाला शेर नहीं, बढ़िया वाला शेर आया है, वो लायन वाला शेर नहीं, खतरनाक शेर है। इरशाद लिखिए। हाँ सुनिएगा। अर्ज किया है, अर्ज किया है, अर्ज किया है, अर्ज किया है मेरे भाई। शर्म आ रही है वैसे तो बोलते समय, लेकिन फिर भी बोलना पड़ेगा, आ गया है अंदर से कि कत्ल ही करना था, कत्ल ही करना था तो सीने में खंजर भोंक देते ए गालिब। कत्ल ही करना था तो सीने में खंजर भोंक देना था गालिब। कत्ल ही करना था, जान ही लेना था तो सीने में खंजर भोंक देना था गालिब। यूं मूली के पराठे खाकर हवाओं में जहर घोलने की क्या जरूरत थी? यूं मूली के पराठे खा करके हवाओं में जहर घोलने की क्या जरूरत थी? कत्ल गर करना था तो सीने में खंजर भोंक देते गालिब। यूं ही फजाओं में मूली के पराठे खाकर जहर घोलने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? बहुत दर्द भरा शेर था ये। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस शेर, फॉर दिस शेर आई एम रियली वेरी सॉरी। सॉरी है, बहुत सारा सॉरी है। आप लोगों को मैंने इतना खराब जोक सुनाया। चलिए आइए, फोकस बढ़ाना बहुत जरूरी है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जरूरी है। न्यूरल टिश्यू क्या होता है बेटा? न्यूरल टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो आपके बॉडी में हो रहे हर कंट्रोल के ऊपर, हर कंट्रोल के ऊपर, हर कोऑर्डिनेशन के ऊपर यही है, यही है मेरे भाई। कौन है? यही है। ठीक है, बस बस बस, मूड खराब कर रहे हो यार, बच्चों का मूड खराब हो गया, शिट। नहीं नहीं, अब मूली के पराठे की बात नहीं होगी। आइए इधर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बॉडी में हो रहा हर कंट्रोल, जैसे मेरा हाथ ये मूव कर रहा है, ये भी एक कंट्रोल। आप हंस रहे हैं, वो भी कंट्रोल। आपको गुस्सा आ रहा है, वो भी कंट्रोल। आप अपना मोबाइल गुस्से से फोड़ नहीं सकते, मतलब आपका अपने हाथ पे कंट्रोल है। आप मेरी क्लास देखते देखते क्लास ऑफ नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आपका अपने ऊपर कंट्रोल है। मतलब ये सारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा है? न्यूरल टिश्यू कर रहा है। तो द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द बॉडी, द ग्रेटेस्ट कंट्रोल, द ग्रेटेस्ट कंट्रोल उदय, कंट्रोल ओवर द रेस्पॉन्सिवनेस,
रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के ऊपर जो भी कंट्रोल है वो है इसी सिस्टम का, और इस सिस्टम को कंपोज किया है दो तरह की सेल ने। याद रखेंगे, इस पूरा न्यूरल सिस्टम को बनाया है, दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं। एक होती है जिसे कहते हैं मेन, जिसे कहते हैं न्यूरॉन्स, न्यूरॉन या नर्व सेल, इसी को कहते हैं न्यूरॉन या इसी को कहते हैं नर्व सेल। क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं नर्व सेल। क्या कहते हैं? नर्व सेल। और दूसरी होती है जिसे कहते हैं न्यूरोग्लिया, न्यूरोग्लिया या इसी को सिंपली कहते हैं ग्लायल सेल। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ग्लायल सेल। पॉइंट ये है कि ये जो ग्लायल सेल होती है ये ग्लू का काम करती है। ग्लिया का मतलब है ग्लू, लाइक ये ग्लू की तरह काम करती है। ये न्यूरॉन को सपोर्ट देने का काम करती है। दे प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स। क्या करती हैं? दे प्रोटेक्ट। क्या करती है? न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करती हैं एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। सपोर्ट न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स को सपोर्ट करती हैं, ये प्रोटेक्ट करती हैं। ग्लिया जो ग्लू होती है ये प्रोटेक्ट और सपोर्ट करती है न्यूरॉन्स को। आ रही है बात समझ में? बट ये न्यूरॉन की तरह सेल जैसे इलेक्ट्रिक वायर होती है ना, ये इलेक्ट्रिक वायर नहीं है, इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर लगा हुआ प्लास्टिक कोट है, कवर है। क्या है ये नॉन एक्साइटेबल सेल होती है। कैसी होती है? नॉन एक्साइटेबल। नॉन एक्साइटेबल सेल्स ये न्यूरॉन के चारों तरफ रैप करती है, प्रोटेक्ट करती है, सपोर्ट करती है, न्यूट्रिएंट या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। दे फॉर्म more than one half of the volume of the total volume of neural system या न्यूरल टिश्यू। पूरे न्यूरल टिश्यू का एक हाफ मतलब आधे से ज्यादा हिस्सा, 50% से भी ज्यादा हिस्सा जो बनाता है वो है न्यूरोग्लिया, मतलब अबंडेंस में होती हैं। न्यूरॉन अगर एक है तो 3-4 न्यूरोग्लिया होंगी, ऐसे समझ लो, 1.5 गुना ज्यादा मान लीजिए। तो कहता है ये न्यूरॉन के कंपेयर में बहुत ज्यादा होती है। 50% से ज्यादा हिस्सा हमारे बॉडी का अगर न्यूरल सिस्टम में देखें तो वो कौन बनाता है? न्यूरोग्लिया। तो इट फॉर्म्स द मेजर बल्क ऑफ द न्यूरल सिस्टम। एक न्यूरॉन के चारों तरफ बहुत सारी न्यूरोग्लिया होती है, तो दे फॉर्म मोर देन 50%, मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल सिस्टम, पूरे न्यूरल सिस्टम का। लेकिन करता क्या है? ये प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट करता है। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को ट्रेवल या कंडक्ट नहीं कराता। लिखेंगे नॉन एक्साइटेबल या नॉन कंडक्टिंग सेल्स होती हैं। क्या होती है? नॉन एक्साइटेबल या नॉन कंडक्टिंग सेल्स होती हैं। अलग अलग टाइप की होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अलग होती है, पीएनएस में अलग होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अलग अलग टाइप की न्यूरोग्लिया पाई जाती है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। नाम चाहे तो आप लिख सकते हैं। लिखेंगे इन सीएनएस, इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस एक होती है जिसे कहते हैं एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स इसे मैक्रोग्लिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्रोग्लिया कहते हैं, मैक्रोग्लिया कहते हैं। इसके अलावा एक होती है ओलिगोडेंड्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, डेंड्रोसाइट, और एक होती है जिसे कहते हैं माइक्रोग्लिया, माइक्रोग्लिया। और बात करें दूसरा, अगर मैं बात करूं दूसरा, तो इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस, इन पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक पाई जाती है जिसे कहते हैं श्वान सेल्स। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं श्वान सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक होती है ओलिगोडेंड्रोसाइट और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होती है श्वान सेल। ये दो अलग अलग रीजन में पाई जाने वाली सेल होती हैं जो बनाती हैं माइलिन शीत। क्या बनाती हैं? दे फॉर्म माइलिन शीत। क्या बनाती है? बनाती है माइलिन शीत। आपने न्यूरॉन में अगर सुना होगा माइलिन शीत पाई जाती है, माइलिन शीत, और ये भी फॉर्म करती है माइलिन शीत, माइलिन शीत,
माइलिन शीत। आपने सुना होगा न्यूरॉन दो तरह के होते हैं, माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड मतलब माइलिन शीत पाई जाती है, नॉन माइलिनेटेड मतलब माइलिन शीत नहीं पाई जाती है। ध्यान से सुनिएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीत बनाता है कौन? ओलिगोडेंड्रोसाइट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में श्वान सेल नहीं होती। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में श्वान सेल पाई जाती है, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में श्वान सेल नहीं होती है। लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीत कौन बनाता है? ओलिगोडेंड्रोसाइट बनाता है। ये भी ग्लिया है, एक ग्लिया सेल की टाइप होती है, और एक होती है पीएनएस में जिसे श्वान सेल कहते हैं। ये श्वान सेल बनाती है माइलिन शीत इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो श्वान सेल पाई जाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, और ये जो ओलिगोडेंड्रोसाइट होती है वो पाई जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो ये दो तरह की आप देखेंगे रीजन, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको न्यूरल सिस्टम पढ़ाऊंगा आगे पढ़ाऊंगा, जब ह्यूमन का न्यूरल सिस्टम समझाऊंगा वहां पे समझाऊंगा। अभी समझना है कि न्यूरोग्लिया एक ऐसी टाइप होती है, एक ऐसी सेल होती है जो न्यूरल टिश्यू का पार्ट होती है, जो ग्लू का काम करती है, जो प्रोटेक्ट और सपोर्ट करने का काम करती है न्यूरॉन्स को। नॉन एक्साइटेबल सेल या नॉन कंडक्टिंग सेल है। ये इलेक्ट्रिक वायर नहीं, इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर चढ़ा हुआ प्लास्टिक का कोट या कवर होती है। जैसे किसी इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर, इलेक्ट्रिक वायर के अंदर अगर आपने देखा होगा तो मेटल वाला पार्ट होता है अंदर की तरफ, अंदर मेटल वाला पार्ट होता है, लेकिन उस मेटल वाले पार्ट के ऊपर, मेटल वाले पार्ट के ऊपर एक इंसुलेटर लगा होता है, रबर का बना हुआ या प्लास्टिक का बना हुआ इंसुलेटर होता है, वही है माइलिन शीत। वही मान लीजिए वो है कौन? वो है न्यूरोग्लिया। तो न्यूरॉन्स के चारों तरफ रैप करने वाला, न्यूरॉन को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करने वाला, न्यूरॉन के ऊपर इंसुलेटिंग कवर बनाने वाला कौन सा स्ट्रक्चर होता है? उसे कहते हैं न्यूरोग्लिया, जो अबंडेंस में होता है, लेकिन इसका रोल एक्साइटेशन करना, नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन करना नहीं होता, केवल न्यूरॉन को प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। लेकिन अब अगर मैं कहूं न्यूरॉन्स क्या होते हैं बेटा? तो दे आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ये जो मेन फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं। They are excitable and conducting cells, excitable and conducting cells, conducting cells। ये ऐसी सेल्स होती हैं, ये ऐसी सेल्स होती हैं जो एक्साइटेशन को एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करवाती हैं। क्या करती हैं? ये एक्साइटेशन को एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करवाती हैं। ये देखो, एक न्यूरोनल सेल, नर्व सेल की अगर मैं बात करूं, ये एक न्यूरोनल सेल मान लीजिए, ये इसका न्यूक्लियस मान लीजिए, एक न्यूरोनल सेल, और ये इसका न्यूक्लियस। ये देखिए, समझिए, जानिए, सब्जेक्ट में उतरिए और आगे बढ़िए, समझिए जरा। ये देखिए, कह रहे ये अगर मैं कहूं कि ये न्यूरोनल सेल है, ये एक न्यूरोनल सेल मान लेते हैं। एक न्यूरोनल सेल के पास भगवान का दिया हुआ क्या क्या होता है, एक बार देखिए। ये देखिए, अगर मान लेता हूं ये एक न्यूरोनल सेल है, नर्व सेल है, और यहां से आकर के ये नर्व सेल एंडिंग बनाती है, न्यूरोनल सेल जो है
ये एंडिंग बनाती है। देखो ये न्यूरोनल सेल की एंडिंग है। ये कौन है? ये एक ब्रांच, ये दूसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच। ये देखिए, समझते हैं? आओ देखते हैं। एक न्यूरोनल सेल को मैंने कहा ये ऐसी सेल है जिसे एक्साइटेबल सेल कहते हैं। ये कंडक्शन करती है, इंपल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करवाती है। तो आप देखोगे इसके पास तीन खास चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी। एक वो है जो गोल सा स्ट्रक्चर यहां पे दिखाई दे रहा है। इस गोल से पार्ट को हम न्यूरॉन की मेन सेल बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? न्यूरॉन की मेन सेल बॉडी या साइटोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? न्यूरॉन का साइटोन या न्यूरोनल सेल बॉडी कहते हैं। इसे न्यूरोनल सेल बॉडी कहा जाता है। क्या कहते हैं? न्यूरोनल सेल बॉडी कहते हैं इसे। इसे न्यूरोसाइटोन भी कहा जाता है। और इस न्यूरोसाइटोन से कुछ ब्रांचेस आगे की तरफ निकली हुई दिखाई दे रही हैं, कुछ ब्रांचेस आगे की तरफ निकली हुई दिखाई दे रही हैं, और कुछ ब्रांचेस आपको पीछे की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इन्हें प्रोसेसेस कहा जाता है। सेल बॉडी से निकले हुए प्रोसेसेस। इस सेल बॉडी से प्रोसेसेस निकले हैं, ब्रांचेस निकली हैं। एक बहुत लंबी सी ब्रांच है और कुछ छोटी 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 सी ब्रांचेस हैं। ये जो छोटे छोटे ट्री जैसे ब्रांचेस दिख रहे हैं इन्हें कहते हैं डेंड्राइट्स। इन छोटी छोटी ट्री लाइक अपीयरेंस वाली ब्रांचेस को हम कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। और डेंड्राइट्स का मतलब होता है मेरे बच्चों, डेंड्राइट्स का मतलब होता है लिटिल ट्रीज। लिटिल ट्रीज होते हैं ये, छोटे छोटे ट्री लगे हुए हैं इस सेल बॉडी से। इस सेल बॉडी न्यूरोसाइटोन से छोटे छोटे ट्रीज लगे हुए हैं। क्या करते हैं ये? कह रहे आसपास के एनवायरनमेंट को डिटेक्ट करते हैं। आसपास के एनवायरनमेंट को डिटेक्ट करते हैं और कोई भी सिग्नल मिलता है तुरंत कैच करते हैं। ये देखो, कोई भी सिग्नल इन्हें बाहर से मिलता है ये इमीडिएट उसको यहीं से कैच करते हैं। ये देखो, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से मिलने वाले सिग्नल्स को कलेक्ट करने का काम करते हैं। ये सिग्नल्स को कलेक्ट करने का काम करते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को डिटेक्ट करते हैं। कोई भी सिग्नल मिलता है उसे रिसीव करते हैं। रिसीवर लगा होता है। जैसे मान लो ये एक न्यूरोनल सेल है, ये आसपास के एनवायरनमेंट को डिटेक्ट कर रही है। या मेरा हाथ समझ लो, मैं किसी चीज को टच कर रहा हूं, इसको टच कर रहा हूं, तो इसको डिटेक्ट करना, इसे रिसीव करना और फिर इसे आगे भेजने का काम। ये देखो, कहता है डिटेक्ट करना, रिसीव करना और फिर उसे आगे ट्रांसमिट करने का काम, इस इंपल्स को आगे फैलाने का काम जो करता है वही न्यूरॉन है, वही कंडक्शन का काम है। न्यूरॉन का काम है डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरोनल सिग्नल्स। कोई भी सिग्नल इसे आसपास के एनवायरनमेंट से मिलता है उसे कलेक्ट करके उसे आगे ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसमिशन करता है। क्या करता है? ट्रांसमिशन करता है। तो डिटेक्शन, रिसीविंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल इज द मेन फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन्स। जैसे कि आपने यहां देखा था, ये नॉन एक्साइटेबल, नॉन कंडक्टिंग है। ये सिग्नल रिसीव नहीं करती, ये ट्रांसमिट नहीं करती, ये केवल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इंसुलेटर की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है? इंसुलेटर की तरह काम करती है, समझिएगा। लेकिन ये है वो असली न्यूरॉन जिसमें सेल बॉडी है। सेल बॉडी की ब्रांचेस जो सिग्नल रिसीव करती हैं उनका नाम होता है डेंड्राइट्स, और वो ब्रांच जो सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करती है उसे कहते हैं एक्सॉन। इस ट्रांसमिट करने वाले सिग्नल को जो ट्रांसमिट करेगी उसे कहते हैं एक्सॉन सिलेंडर। ये एक्सॉन होता है, ये सिग्नल को यूनिडायरेक्शनल वे में ट्रांसमिट करवाता है। ये पूरी लेंथ आपको जो दिखाई दे रही है, इस पूरी लेंथ से होता हुआ सिग्नल ऐसे आगे बढ़ता है और फिर इसे टर्मिनल सिग्नल, टर्मिनल साइट अपने टारगेट ऑर्गन पर इसे भेज दिया जाता है। जैसे आप देखो, दो इलेक्ट्रिक वायर को कनेक्ट कर दिया जाए। अगर मैंने दो इलेक्ट्रिक वायर को कनेक्ट कर दिया, ये एक इलेक्ट्रिक वायर, ये दूसरी इलेक्ट्रिक वायर, ये देखो यहां पर मैंने इन्हें आपस में कनेक्ट कर दिया। अब मैंने कहा कि अगर मैंने सिग्नल यहां से देना शुरू किया, तो ये सिग्नल क्या होगा? ये सिग्नल यहां से ट्रेवल करता हुआ आगे बढ़ेगा और जहां पर इन दोनों का जंक्शन है उस जंक्शन से होता हुआ फिर ये आगे बढ़ता चला जाएगा।
ये देखो यहां पर मैंने इन दोनों को बांध दिया है, इन दोनों का जंक्शन बना दिया है। तो सिग्नल अगर यहां पर दिया जाएगा तो वो ऐसे बढ़ता हुआ पहले यहां जाएगा और फिर यहां से आगे जाएगा। यही तो होता है, सिंपल, यही तो कहानी है बेटा, यही तो सारी कहानी है, यही तो सारी कहानी है न्यूरॉन की भी, कि न्यूरॉन किसी भी सिग्नल को सबसे पहले रिसीव करता है और फिर उसे ट्रांसमिट करता है बाय द एक्सॉन। और एक्सॉन के एंड पर, जहां पर ये एंड होता है, यहां पर ये अपने टारगेट सेल या टारगेट ऑर्गन पे जाकर के ये सिग्नल रिसीव किया जाता है। इसे कहते हैं टारगेट। क्या है ये है टारगेट। हो सकता है ये कोई दूसरा न्यूरॉन हो सकता है कोई मसल हो। मैं कह रहा हूं कि जब भी सिग्नल रिसीव किया जाएगा तो सिग्नल यहां से रिसीव करने के बाद इस मेम्ब्रेन से होता हुआ पूरी लेंथ तक जाएगा और फिर इसे फाइनली अपने टारगेट तक पहुंचा दिया जाएगा। न्यूरॉन यही करता है। क्या करता है? ये अपने आसपास के एनवायरनमेंट को डिटेक्ट करता है, सिग्नल को रिसीव करता है और फिर इसे ट्रांसफर कर देता है। इसीलिए मैंने कहा अपने आसपास के एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी चेंज करना हो, किसी भी टाइप का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना हो, इसके लिए हमारे पास पाया जाता है न्यूरल सिस्टम। जिसमें से फंक्शनल यूनिट की अगर मैं बात करूं तो इसे कहते हैं न्यूरॉन, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है डेंड्राइट जो सिग्नल को रिसीव करता है, इस साइट को कहते हैं सिग्नल को रिसीव करने वाला एफरेंट पार्ट। एफरेंट पार्ट, सिग्नल जिस रास्ते से आता है, सिग्नल्स जिस रास्ते से रिसीव किया जाता है, सिग्नल जिस रास्ते से रिसीव किया जाता है, ये रिसीवर है। और फिर उसे आगे ट्रांसमिट करना, सेंटर से दूर लेकर के जाना, अवे फ्रॉम साइटॉन, ए फॉर अवे, अवे फ्रॉम न्यूरोसाइटॉन, अवे फ्रॉम न्यूरोसाइटॉन। न्यूरॉन के साइटॉन वाले पार्ट से दूर ले जाने वाला कौन होता है? उसे कहते हैं एक्सॉन। और इसी एक्सॉन के ऊपर श्वान सेल होगी तो माइलिन शीथ बनाएगी। जैसे कि हम पढ़ते हैं आगे न्यूरल सिस्टम में बताऊंगा कि इसी एक्सॉन के ऊपर अगर माइलिन शीथ, अगर श्वान सेल होगी तो वो माइलिन शीथ बनाती है। क्या बनाती है? श्वान सेल अगर होगी तो वो इसके ऊपर माइलिन शीथ बनाएगी। क्या बनाएगी बेटा? ये बनाएगी माइलिन शीथ। ये देखो, ऐसे न्यूरॉन को माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं। ये देखो यहां पर माइलिन शीथ बनाएगी, एक इंसुलेटर का फॉर्मेशन करती है। ये देखो, अगर श्वान सेल यहां पर हुई तो ये यहां पर क्या बनाएगी? ये यहां पर श्वान सेल जो होगी वो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। अभी बस केवल इतना समझ लीजिए कि ये अगर श्वान सेल है तो ये माइलिन शीथ है, ये अगर श्वान सेल है तो ये माइलिन शीथ है। और ऐसे न्यूरॉन को माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं। ये देखो, ये अगर श्वान सेल है, श्वान सेल है तो इसे माइलिन शीथ कहते हैं, माइलिन शीथ कहते हैं। तो वैसे तो देखा जाए एनसीईआरटी में जितना मसाला दे रखा है खत्म हो चुका है। नीट में, एनसीईआरटी में एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में जितना मसाला माल लिखा हुआ है वो सब हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है। न्यूरॉन का काम क्या होता है? न्यूरॉन का काम होता है, न्यूरॉन्स कैन डिटेक्ट, लिख सकते हो इस बात को भी, न्यूरॉन्स डर्टी माइंड वाले होते हैं। न्यूरॉन्स डर्टी माइंड के होते हैं, DRT होते हैं, डर्टी होते हैं। डर्टी क्यों होते हैं? न्यूरॉन्स डिटेक्ट करते हैं, सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं, न्यूरॉन्स सिग्नल को रिसीव करते हैं और फिर उसे ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स को। न्यूरॉन डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट द सिग्नल्स। और जब ये सिग्नल ट्रेवल करता है तो एक्सॉन से होता हुआ टारगेट साइट तक पहुंचाया जाता है। जब ये टारगेट साइट पर जाता है तो वहां जाकर के ये दोनों तरह का इफेक्ट कर सकता है, पॉजिटिव भी कर सकता है, नेगेटिव भी कर सकता है। आप समझ सकते हो, न्यूरॉन दोनों तरह का काम करता है। कैसा काम करता है? कह रहा है किसी चीज को पकड़ना हो या किसी चीज को छोड़ना हो, किसी स्विच को ऑन करना हो, किसी स्विच को ऑफ करना हो, आंखों को बंद करना हो, आंखों को खोलना हो, बोलना शुरू करना हो, बोलना बंद करना हो,
सलाइवा का सीक्रेशन स्टार्ट करना हो, सलाइवा का सीक्रेशन ऑफ करना हो, मसल का कॉन्ट्रैक्शन करना हो, मसल का रिलैक्सेशन करना हो। कहता है ये दोनों तरह के सिग्नल्स होते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। किसी चीज को फास्ट करना भी हो सकता है, किसी चीज को स्लो करना भी हो सकता है। कुछ समझ आ रहा है? तो न्यूरॉन का सिग्नल हमेशा कह रहे कंट्रोल है तो दोनों तरह का होगा, पॉजिटिव है तो बढ़ाने के लिए होगा, नेगेटिव है तो घटाने के लिए होगा। खत्म है, हो गया, एनिमल टिश्यू पार हो चुका है। बता दो मुझको कि यहां तक की बात समझ में आ गई है तो चैट बॉक्स को लाल कलर के दिलों से न्यूरॉन ही न्यूरॉन चारों तरफ बना दीजिए। बता दो मुझे क्या यहां तक की बात समझ में आ गई है। अमन पाल को गुर्दा टचिंग शायरी लगी है, अच्छा है, थैंक यू सो मच। बट मुझे माफ करना, ऐसी शायरियां कभी कभी मेरे से निकल जाती हैं, कभी कभी मुझे आ जाती है ऐसी शायरी तो निकल जाती है। बट न्यूरल टिश्यू क्या होते हैं एक बार मुझे बताओ। क्या न्यूरल टिश्यू अच्छा समझ में आ गया है, साफ सुंदर समझ में आया है, मार्ट साहब की भाषा से समझ में आया है, एक एक चीज समझ में आई है? तो चैट बॉक्स को इतना लाल कर दो, इतना लाल कर दो कि आसपास मोहल्ले में भी मेरे पता चल जाए कि क्लास जो चली है वो निकली है तो दूर तलक जाएगी, और यहां से जो बच्चे निकलेंगे तो मेडिकल कॉलेज तलक जाएंगे। इस क्लास से बच्चे जब निकलेंगे तो सीधा मेडिकल कॉलेज तलक जाएंगे। यकीन नीट 3.0 इस बैच से स्टेज पर धुआं 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 मचना चाहिए, इस बार धुआंधार सिलेक्शन होना चाहिए। हर एक लड़ाई लड़ेंगे, हर एक पढ़ाई करेंगे, हर एक कंसेप्ट को डीप में ले जाकर के समझाऊंगा, एक एक बात को आपको समझाऊंगा। लेकिन आपको यह समझ में आया है कि नहीं? एनसीईआरटी के 4 लाइन, जरा चंद लाइनों को देखते हैं, एक बार एनसीईआरटी से भर लेते हैं। लिखा है न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट द ग्रेटेस्ट कंट्रोल, न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट्स द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी रेस्पॉन्सिवनेस टू द चेंजिंग कंडीशंस। जिसमें से न्यूरॉन्स को बताया गया है बेटा, न्यूरॉन्स आर द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। न्यूरॉन्स को एक्साइटेबल सेल कहा है। एक्साइटेबल का मतलब सिग्नल देने पर उत्तेजित हो जाती हैं, सिग्नल देने पर उत्तेजित हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं। कहा है कि द न्यूरोग्लिया ऐसी सेल होती हैं जो न्यूरोग्लिया होती है, न्यूरोग्लिया सेल होती है दैट कॉन्स्टिट्यूट द रेस्ट पार्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम, जो बाकी का न्यूरल सिस्टम बनाती है, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट करती है न्यूरॉन्स को। कहता है न्यूरोग्लिया मेक अप मोर देन 1/2 द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन द बॉडी। कहता है जब न्यूरॉन को हम स्टिम्युलेट करते हैं तो इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस जनरेट होती है जो स्विफ्टली ट्रैवल करती है अलोंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अराइवल ऑफ द डिस्टरबेंस एट द न्यूरॉन एंडिंग, जब न्यूरॉन के एंडिंग पर वो पहुंचता है, आउटपुट जोन तक पहुंचता है, तो इट कैन कॉज, ये क्या कॉज करता है? स्टिम्युलेशन कॉज करता है या फिर इनहिबिशन कॉज करता है? इनहिबिशन कॉज करता है। ये उस टारगेट ऑर्गन को या तो पॉजिटिव इंपैक्ट देगा या नेगेटिव इंपैक्ट देगा, ये उसे एक्टिवेट करेगा या इनहिबिट करेगा। तो कहानी बिल्कुल साफ हो जाती है। कहता है द न्यूरोग्लिया कॉन्स्टिट्यूट द रेस्ट पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, दे कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द न्यूरॉन्स, दे फॉर्म 1/2 द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू। पूरे न्यूरल टिश्यू का 1/2 वॉल्यूम ये बनाता है। कहता है जब न्यूरॉन को स्टिमुलेट किया जाएगा, जब किसी न्यूरॉन को स्टिमुलेट किया जाएगा, तो कहता है ये सिग्नल जब कभी किसी न्यूरॉन को एक्टिवेट किया जाएगा तो ये सिग्नल एक जगह से जनरेट होती है और फिर ट्रैवल करते 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 कह रहा है पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाती है और फिर यहां पर एंड पे जाकर के उस टारगेट साइट को या तो पॉजिटिव सिग्नल देती है या फिर नेगेटिव सिग्नल देती है, या तो उसे स्टिमुलेट करती है या इनहिबिट करती है। डन है ना? यस। अब हम शुरू कर सकते हैं अगला टॉपिक शुरू कर सकते हैं। बता दो एक बार यहां तक की बात समझ में आ गई है तो अगला टॉपिक द फ्रॉगेंद्र बाहुबली, द राणा टिग्रीना। राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। अब हम राणा जी के बारे में बात करने जा रहे हैं, राणा टिग्रीना के बारे में बात करने जा रहे हैं। राणा टिग्रीना, द फ्रॉग, द मिथ, द मैन, द राणा, द टिग्रीना इन द हाउस। द मिथ, द मैन
पानी पी लेते हैं जरा एक बार, है ना, पानी, सभी लोग पानी पी लें। और तब तक चैट बॉक्स में केवल राणा टिग्रीना एक बार बना दो प्लीज, चैट बॉक्स में राणा टिग्रीना बना दो एक बार। ओ भाई साहब, चैट बॉक्स में राणा टिग्रीना दिखाई नहीं दे रहा, कोई नहीं बना रहा यार, कैसे बच्चे हो आप लोग। राणा 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 टिग्रीना जिंदाबाद, राणा टिग्रीना जिंदाबाद। अरे यूनिपोलर बाइपोलर अभी कुछ नहीं पढ़ना है, सब पढ़ेंगे न्यूरल सिस्टम में। वो जो न्यूरल सिस्टम वाला चैप्टर आएगा ना, वहां पढ़ेंगे। अभी एनिमल टिश्यू तो वैसे भी एनसीईआरटी से भगा दिया गया है ही नहीं। एनिमल टिश्यू फिर भी हमने 6ठे-7वें लेक्चर में कंप्लीट किया है, मतलब पूरा डिटेल में पढ़ाया है। क्यों पढ़ाया? क्योंकि बहुत काम आने वाला है ये। अब बच्चा लिख रहा है सर यूनिपोलर नहीं पढ़ा है, सर बाइपोलर नहीं पढ़ा है। सर कहां पढ़ना है? सर जब आएगा एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। इस टॉपिक की डिटेल हमें अब कहां पढ़नी है? आगे पढ़नी है। जब लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ोगे, वहां मसल्स के बारे में पढ़ोगे, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ोगे, ए बैंड, आई बैंड, एच बैंड, ओ बैंड, ये सब पढ़ोगे। और दूसरा कब पढ़ोगे? दूसरा न्यूरल सिस्टम जब पढ़ाऊंगा वहां पर पढ़ोगे। वहां पर है जो टॉपिक जहां पर होगा उसको वहीं पढ़ना बेहतर है। अभी बीच में लाने से आप दिमाग से कंफ्यूज होंगे, इसलिए जल्दी से इस चैप्टर का बर्डन अपने दिमाग से हटाइए। एक ऐसा चैप्टर जो एनसीईआरटी से भी हटा दिया गया है, एक ऐसा चैप्टर जो एनटीए के सिलेबस से भी निकाला जा चुका है, इसलिए उस चैप्टर में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्या करना है? एनिमल टिश्यू हमने पढ़ लिया है, अब राणा भैया के बारे में बात करेंगे, ठीक है? मेरे ऊपर भरोसा है ना? ऐसा तो नहीं लग रहा आप लोगों को कि मतलब भरोसा ही नहीं है और फिर भी पढ़े जा रहे हैं। भरोसा नहीं है तो फिर कोई मतलब ही नहीं पढ़ाने का। और अगर भरोसा है, मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, तो इन भाई साहब पे तो भरोसा होगा ना, इन पे तो भरोसा है ना। मेरे पे नहीं भरोसा, इन पे तो है ना। इनका ब्लेसिंग तो है ना, इनसे लीजिए ब्लेसिंग, लीजिए प्रणाम कीजिए इनको, इनका आशीर्वाद लीजिए। जय हो। जय देव जय गणपति बप्पा, दर्शन मात्रे मनोकामना पूर्ति। जय देव। आशीर्वाद दीजिए भाई साहब। तो जितना बता रहा हूं पढ़ते रहिए, और जहां पर जब एंड होगा सिलेबस तब पता चलेगा कि जूलॉजी में आप कितने आगे निकल चुके हो, लोगों से कितने आगे निकल चुके हो। समय आएगा तब पता चलेगा, मौका मिलेगा तब बताएंगे ना, अभी थोड़ी। वेट, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे चलिए, स्टेप बाय स्टेप। फ्रॉग के बारे में बात होने जा रही है। समाज फ्रॉग के बारे में जब जानना चाहता है, जैसे ही किसी एनिमल के बारे में बात चलेगी, सबसे पहले जैसे ही किसी इंसान के बारे में बात चलेगी, तो उसके क्लासिफिकेशन चार्ट पे अगर आप उसका क्लासिफिकेशन चार्ट उठा लें तो सारी कहानी अपने आप में क्लियर हो जाती है, सारी कहानी अपने आप में क्लियर हो जाती है। ठीक है बेटा, अभी क्वेश्चन करते हैं। पहले फ्रॉग का इंट्रोडक्शन दूंगा, तब क्वेश्चन कराऊंगा मैं। पहले फ्रॉग का इंट्रोडक्शन दूंगा। श्रीमान राणा टिग्रीना जिस खानदान से बिलोंग करते हैं, अगर आप देखोगे तो कहां से कहानी शुरू होती है? इनकी कहानी शुरू होती है बेटा किंगडम एनिमेलिया से। कहां से शुरू होती है? सबसे पहले नाम आएगा किंगडम का, किंगडम एनिमेलिया। किसका आएगा? किंगडम एनिमेलिया का। किंगडम में जब आगे बढ़ोगे तो यहां पर आएगा फाइलम। किंगडम के बाद जब आगे बढ़ोगे तो आएगा फाइलम। फाइलम के बाद जब आगे बढ़ोगे तो फाइलम के बाद आएगा यहां पर सब फाइलम। कौन आएगा? सब फाइलम। सब फाइलम। सब फाइलम के बाद जब जाओगे तो वहां पर आएगा डिवीजन। डिवीजन। डिवीजन के बाद आएगी सुपर क्लास। सुपर क्लास। सुपर क्लास के बाद आएगी क्लास। क्लास के बाद आएगा ऑर्डर। ऑर्डर के बाद आएगा जीनस। फैमिली भी लिख सकते हो, लेकिन हम सीधा लिखते हैं जीनस और स्पीशीज। क्या लिखते हैं? स्पीशीज लिख लेते हैं। फ्रॉग का बेसिक इंट्रोडक्शन समझने से पहले उसके खानदान के बारे में पता लगा लेते हैं। अपने आप फ्रॉग के बारे में खुद ब खुद पता चल जाएगा। जब आप फ्रॉग के खानदान का परिचय निकाल लेंगे तो फ्रॉग का खानदान, फ्रॉग के सारे कैरेक्टर अपने आप सामने आ जाएंगे। इसीलिए पुराने जमाने में कुंडलियां बनाई जाती थी, इसीलिए पुराने जमाने में फैमिली से लिंक किया जाता था, एक फैमिली ट्री बनाया जाता था।
क्योंकि अगर किसी इंसान के कुल खानदान के बारे में पता चल जाए तो उसके कैरेक्टर निकालना बहुत आसान हो जाता था, उसकी जेनेटिक्स समझ में आ जाती थी। पारिवारिक रूप से फैमिली ट्री का अगर हम जेनेटिक्स जब पढ़ते हैं तो जेनेटिक्स में क्या पढ़ते हैं, जेनेटिक्स में यही तो पढ़ते हैं, वो जो पेडिग्री एनालिसिस है, ह्यूमन के कैरेक्टर्स में कौन सा कैरेक्टर ऐसा है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हेरिडिटरी कैरेक्टर के फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहा है। तो अगर फ्रॉग के बारे में हमें जानना है तो उसके बेसिक फीचर्स इन किंगडम्स इन क्लासिफिकेशन चार्ट से निकाल लिया जाए। एनिमल की स्टडी को आसान करने के लिए हमने क्लासिफिकेशन किया था, क्योंकि एनिमल वर्ल्ड में बहुत सारे एनिमल्स थे। जैसे कि हम सभी जानते हैं, पूरे लिविंग वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो मिलियंस ऑफ द एनिमल्स पाए जाते हैं। लिविंग वर्ल्ड में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। तो उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पर उनको कैसे अलग किया गया, उसी क्लासिफिकेशन, उसी कंसेप्ट को क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे कोई कहे कि फ्रॉग कौन से किंगडम से बिलोंग करता है, तो किंगडम है एनिमैलिया। फ्रॉग का किंगडम है एनिमल किंगडम। कौन सा किंगडम? एनिमैलिया। और एनिमैलिया का मतलब होता है मल्टी सेलुलर यूकैरियोट विद होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। किसी भी एनिमल को डिफाइन करता है उसका कैरेक्टर, दैट इज मल्टी सेलुलर। एक से ज्यादा सेल होती है, यूकैरियोटिक होता है। कैसा होता है? यूकैरियोटिक होता है। एंड विद होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कहानी समझिए, कहता है एनिमल किंगडम में एनिमैलिया मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक है विद होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका न्यूट्रिशन कैसा होता है? होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब ये खाना खाते हैं, उसे पचाते हैं, अंदर ले जाकर के डाइजेस्टिव ट्यूब में पचाते हैं। फूड इंजेशन एंड देन डाइजेशन। खाना पहले खाया फिर उसको पचाया, इसी को कहते हैं होलोजोइक। होल एनिमल जैसा न्यूट्रिशन। मल्टी सेलुलर, एक से ज्यादा सेल है और इनके पास ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। आप पढ़ते हो सेल वाले चैप्टर में। फिर आता है अगला पॉइंट, कहता है फाइलम कौन सा है? फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं। फाइलम कॉर्डेटा। आगे एनिमल किंगडम में पढ़ोगे, पूरा डिटेल में आ जाएगा, फिर से रिवाइज होगा ये। सब फाइलम वर्टिब्रेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेट्स से बिलोंग करता है ये। वर्टिब्रेटा है ये, वर्टिब्रेटा। और डिवीजन है गनाथोस्टोमा, गनाथोस्टोम्स, गनाथोस्टोम्स। सुपर क्लास है टेट्रापोडा, 4 पैरों वाला टेट्रापोडा। क्लास है एम्फीबिया, एम्फीबिया। ऑर्डर है अन्यूरा। अभी देखना फ्रॉग के सारे कैरेक्टर यहीं आ जाएंगे। जीनस है राना, जीनस है राना, और स्पीशीज है टिग्रीना, टिग्रीना। इसे कहते हैं कॉमन इंडियन बुल फ्रॉग। भारत का सबसे कॉमन फ्रॉग जिसे कहा जाता है राना टिग्रीना, इसे कॉमन इंडियन बुल फ्रॉग कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन इंडियन बुल फ्रॉग। क्या कहते हैं इसे? कॉमन इंडियन बुल फ्रॉग कहते हैं। बड़े साइज का फ्रॉग होता है, कंपैरेटिवली सबसे बड़े, वन ऑफ द लार्ज साइज ऑफ फ्रॉग है ये। इसे राना टिग्रीना कहा जाता है। अगर हम इसमें देखें, कहानी को समझें, कहते हैं कॉर्डेटा कौन होगा? कॉर्डेटा वो होगा जिसके पास नोटोकॉर्ड पाई जाती है। क्या होगी? लिखेंगे नोटोकॉर्ड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, नोटोकॉर्ड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज। हर कॉर्डेट के पास एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। एक सपोर्टिव रॉड जैसा एम्ब्रियोनिक स्टेज, जिसमें हम कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड का पाया जाना उसका सबसे प्राइम डेफिनेशन, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। किसी भी कॉर्डेट में कोई और कैरेक्टर हो ना हो, उसके लाइफ में कभी ना कभी नोटोकॉर्ड जरूर पाई जाती है। फ्रॉग में भी पाई जाती है, इसीलिए उसको कॉर्डेट कहा गया है। लेकिन कुछ दिनों के बाद यही नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम से। लिखेंगे नोटोकॉर्ड, वही नोटोकॉर्ड जो पहले बनती है, कहते हैं वही रॉड जैसी स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड। नोटोकॉर्ड जो बैकबोन बना लेती है, बाद में धीरे धीरे वो बैकबोन बना लेती है, रिप्लेस्ड बाय
वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। अगर आप देखोगे हमारे पास भी ये कैरेक्टर्स कॉमन होते हैं, हम और फ्रॉग में ये कैरेक्टर्स कॉमन है। हम भी एनिमल हैं, हम भी कॉर्डेट हैं, हम भी वर्टिब्रेट हैं। हमारे भी एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड बनती है, हमारे भी एम्ब्रियोनिक स्टेज की वो नोटोकॉर्ड जो होती है वो वर्टिब्री में ट्रांसफॉर्म हो जाती है या रिप्लेस हो जाती है। तो नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। ग्नैथोस्टोम का मतलब होता है जबड़े पाए जाते हैं, लिखेंगे जॉ बियरिंग, जॉ जबड़े पाए जाते हैं, जॉ बियरिंग वर्टिब्रेट्स। इनके पास जॉज प्रेजेंट होते हैं, जॉ बियरिंग वर्टिब्रेट्स कहे जाते हैं, जॉ बियरिंग वर्टिब्रेट्स कहे जाते हैं। टेट्रापोडा, टेट्रा मतलब चार, पोडा मतलब फीट, 4 लिम्ब वाले एनिमल्स होते हैं, लिखेंगे 4 लिम्ड एनिमल्स। इनमें 4 लिम्स पाए जाते हैं। एम्फीबिया का मतलब होता है ड्यूअल लाइफ, ड्यूअल लाइफ। एम्फी मतलब दो, एम्फी का मतलब होता है दो, 2। और बायोस का मतलब होता है लाइफ, बायोस का मतलब होता है लाइफ। ड्यूअल लाइफ है इनकी, ये दोहरी जिंदगी जीते हैं, पानी और लैंड दोनों के लिए अडेप्टेड होते हैं। अडेप्टेड फॉर, दे आर अडेप्टेड फॉर लैंड एंड वाटर, लैंड एंड वाटर। जैसे कि अगर थोड़ा बहुत भी आप जानते होंगे शायद, ब्रायोफाइट्स ऑफ द एनिमल किंगडम इन्हें कहा जाता है। जैसे ब्रायोफाइट्स होते हैं ना, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत होती है, ब्रायोफाइट्स को फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत होती है। एम्फीबियंस को भी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। ये लैंड पे भी रह सकते हैं, पानी में भी रहते हैं, और पानी की जरूरत इन्हें फर्टिलाइजेशन या रिप्रोडक्शन करने के लिए पड़ती है, इसलिए इन्हें एम्फीबियंस कहा जाता है। एम्फी मतलब ड्यूअल और बायोस का मतलब लाइफ, दो लाइफ, लैंड और वाटर दोनों के लिए अडेप्टेड हैं ये। फिर आता है इनका ऑर्डर, जिसे अन्यूरा कहा है, और अन्यूरा का मतलब होता है टेल लेस होता है। ये कैसा होता है बेटा? ये होता है टेल लेस, इसके पास टेल नहीं पाई जाती है। अडल्ट्स लैक टेल, अडल्ट्स लैक टेल, इनके अडल्ट्स में टेल नहीं पाई जाती। ये है फ्रॉग का परिचय, इंट्रोडक्शन। कहते हैं फ्रॉग जिस खानदान से बिलोंग करता है उसका सारा कैरेक्टर, सारा कच्चा चिट्टा, सारी कुंडली मैंने खोल के रख दी है। फ्रॉग के खानदान की कुंडली आपके सामने रख दी है। फ्रॉग की कुंडली आपके सामने रख दी गई है। बता दो, क्या यहां तक की बात पल्ले पड़ गई है, दिमाग में घुस गई है? तो अब मैं आपको छोड़ दूंगा, अब माफ कर दूंगा, अब आपको यहीं से माफ कर दूंगा मैं, अब ज्यादा नहीं पकाऊंगा, नहीं तो कहोगे सर आपने पका दिया हमें। बता दो, यहां तक की बात समझ में आई? फ्रॉग का किंगडम एनिमैलिया है, ये याद करना है आपको, याद करना है आपको। फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, डिवीजन ग्नैथोस्टोम्स, सुपर क्लास टेट्रापोडा, क्लास एम्फीबिया, ऑर्डर एन्यूरा, जीनस राना और स्पीशीज टिग्रीना है। ये सबसे बड़े साइज का फ्रॉग है। जो बरसात का मौसम चल रहा है, आपने फील किया होगा बरसात के इस प्यारे से मौसम में टर टर होता है, टर टर। अच्छा मुझे ये बताओ, बरसात होती है इसलिए टर टर होता है, या टर टर होता है इसलिए बरसात होती है? सोच के बताइएगा, ये सवाल है, होमवर्क है आज आपके लिए। बरसात होती है इसलिए टर टर होता है, या टर टर होता है इसलिए बरसात होती है? क्या मेढक की टरटराहट का बादल की गरजराहट और बारिश की फुसफुसाहट और छमछमाहट से कोई लेना देना है? बताओ, मेढक की टरटराहट और बारिश की गड़गड़ाहट में कुछ लेना देना है? क्या मेढक की टरटर ने बारिश बुलाई है, या बारिश ने मेढक की टरटर बुलाई है? जल्दी बताइए। चलो बता दो, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे, लेकिन तब इसके आगे क्वेश्चन करके आज की क्लास को एंड करते हैं। चलो क्वेश्चन करो जल्दी से, क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे, क्वेश्चंस के आंसर बताओ जल्दी से, फटाफट से ओएमआर शीट उठा लीजिए और इसको भर दीजिए। ओएमआर शीट उठाइए और जल्दी से ऑप्शंस भर दीजिए, आपका समय शुरू होता है अब।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग न्यूरल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू के लिए क्या सही नहीं है? इट एक्सर्ट्स ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर बॉडी रेस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशन, इट एक्सर्ट्स ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर रेस्पॉन्सिवनेस, सही है ये। कॉन्ड्रोसाइट्स आर द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, कॉन्ड्रोसाइट तो भाई साहब हमने कार्टिलेज में पढ़ा होगा शायद, है ना, किस में पढ़ा होगा? कार्टिलेज में पढ़ा होगा। न्यूरोग्लिया प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट करती है, और न्यूरॉन को जब सुंदरता से स्टिमुलेट किया जाता है तो इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस जनरेट होती है, इसीलिए न्यूरॉन को क्या कहते हैं? इसीलिए न्यूरॉन को एक्साइटेबल सेल कहते हैं, न्यूरॉन को इसीलिए क्या कहते हैं? एक्साइटेबल कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आसान सा आंसर आप मुझे लगता है निकाल लिए होंगे, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बनता है। बी ऑप्शन करेक्ट बन रहा है बेटा, बताओ बेटा, बता दो मुझे क्या आंसर सही बनेगा। इसका सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। क्या होगा? बी, जो कि इनकरेक्ट है। क्या है? इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। आंसर देखेंगे बी 83%। भाई साहब शुभम, सनी, पल्लवी, अनुराग, यश, मीनाक्षी, निकलेश, सरवलीन, सिद्धार्थ और फरहान, वाह भाई वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। अगला सवाल आ चुका है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर मस्कुलर टिश्यू, मसल के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 45 सेकंड का समय शुरू होता है अब, जल्दी से बता दो ना, बता दीजिए जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट मस्कुलर टिश्यू, इसमें से मसल्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही बनेगा? जल्दी बताइए बेटा। लिखा ईच मसल इज मेड ऑफ मेनी लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर्स अरेंज इन द पैरेलल एरेज, मसल बहुत सारे सिलिंड्रिकल फाइबर्स से बनी होती, बहुत बढ़िया। मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फिर रिलैक्स करते हैं, बहुत बढ़िया। मसल्स प्ले एक्टिव रोल इन ऑल मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी, बहुत बढ़िया। और लास्ट में आता है ऑल ऑफ द अबव। अब इससे आसान सवाल क्या ही होगा, है ना, नीट में इससे आसान सवाल नहीं आएगा। ये आखिरी लास्ट सबसे आसान सवाल है, आखिरी लास्ट सबसे आसान सवाल है ये। तो इस सवाल का सही जवाब बनेगा डी ऑप्शन, डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या बनेगा? डी बनेगा। मुझे लगता है लाखों करोड़ों बच्चों का आंसर डी सही बन चुका है, डी सही बन चुका है। 88% बच्चों का ऑप्शन सही बना है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर न्यूरल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहां से आपका समय शुरू होता है अब। Which of the following statements are correct for neural tissue? न्यूरल टिश्यू के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? न्यूरॉन्स द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम आर एक्साइटेबल सेल्स, बढ़िया। न्यूरोग्लिया विच कॉन्स्टिट्यूट रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द न्यूरॉन्स, बढ़िया है। न्यूरोग्लिया makes more than 1/2 of the volume of the neural tissue in the body. When neuron is swiftly stimulated, the electrical disturbance is generated swiftly travel along with the plasma membrane. अच्छा जी, तो पहला स्टेटमेंट है न्यूरॉन इज यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, एक्साइटेबल सेल होती है। अच्छा, न्यूरोग्लिया कॉन्स्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन, न्यूरोग्लिया मेक्स अप मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम, बिल्कुल सही है। न्यूरोग्लिया व्हेन न्यूरॉन इज स्टिमुलेटेड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इज जनरेटेड। अरे क्या ही है सवाल यार, ये तो बहुत आसान सा सवाल है यार, क्या ही है यार, बहुत आसान सा सवाल है यार, ये सारा ही सही है ना, सही है, चारों सही है। डी ऑप्शन बनेगा। क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा। क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा। डी विल बी द करेक्ट आंसर। 72%, वाह भाई, चलो अच्छा है। एक और सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल। अच्छा चलिए आइए, ये सवाल देखिए, ये सवाल देखता हूं कितने बच्चे सही करते हैं। पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान से पढ़ना है, गलती नहीं होनी चाहिए, एकदम एक एक लाइन को ध्यान से पढ़िए। लिखा है कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू जो कि हार्ट वॉल में पाई जाती है। सेल जंक्शन फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द कार्डियक सेल्स एंड दे मेक देम स्टिक टुगेदर, ठीक है। इंटरकैलेटेड डिस्क कम्युनिकेशन जंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल, अच्छा जी, कहता है कम्युनिकेशन जंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स अलाउड द सेल टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट, अच्छा जी। फिर कहता है कार्डियक मसल इनवॉलंटरी मसल होती है। अब ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। बहुत आसान सा सवाल है बेटा, बहुत ही आसान सा सवाल है। अर्चना बेटा फोकस ऑन द क्वेश्चन, क्वेश्चन पे फोकस करो। ब्रजमोहन शास्त्री बेटा ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पहला स्टेटमेंट दिया था कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, ट्रू है, करेक्ट है। सेल जंक्शन करेक्ट है,
लेकिन इंटरकैलेटेड डिस्क स्केलेटल मसल में नहीं, कार्डियक मसल में पाई जाती है। कम्युनिकेशन जंक्शन स्केलेटल मसल में नहीं, कार्डियक मसल या स्मूथ मसल में हो सकती है, और कार्डियक मसल होती है इनवॉलंटरी। तो कहानी हो गया बी ऑप्शन 1, 2 एंड 5, बी विल बी द करेक्ट आंसर। आयुष कह रहे सर हिंदी में थोड़ा सा, हिंदी में प्लीज, हिंदी में पढ़ाऊं मतलब? सच्ची मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आती यार, मैं तो शुद्ध हिंदी में पढ़ाता हूं। अब ये सारे टर्म मतलब मैं आपको इनको हार्ट वॉल लिख करके हृदय की दीवारें लिखूं, हृदय की परतें लिखूं, हृदय पेशियां बोलूं तो नहीं हो पाएगा बेटा। हृदय पेशियां बोलूं तो नहीं हो पाएगा ना। अंतरवलनीय पट्टिकाएं बोलूं, इसको बोलूं अंतरवलनीय पट्टिकाएं, तो कैसे पढ़ेंगे फिर? अंग्रेजी वाले कैसे पढ़ेंगे? हैं अंतरवलनीय पट्टिकाएं? हैं बताओ। परानिस्यंदन बोलूंगा मैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को, और ट्यूबुलर सिक्रीशन बोलूंगा, नलिका सरावड़, मल्लिका शेरावत नहीं, नलिका सरावड़ बोलूंगा। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, चयनात्मक पुनरावशोषण बोलूंगा मैं। फिर कैसे होगा? जीवन तो कट जाएगा, फिर चयनात्मक पुनरावशोषण हो जाएगा। ऐसे तो गलत हो जाएगा, गेम खत्म हो जाएगा, घी खत्म हो जाएगा, देश का घी खत्म हो जाएगा। ऐसे में तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा बेटा। आखिरी सवाल आज का, फॉलोइंग फिगर देखिए भाई साहब, फिगर देखिए, चित्र देखिए और आंसर कीजिए। अब इससे आसान सवाल क्या ही आएगा? ये सवाल कराया था जिस साल, उसी साल नीट में आ गया था। बहुत आसान सा सवाल है ये, वैसे तो बहुत आसान सा सवाल है। पहला मसल जो दिख रही है, उस पहली सी प्यारी सी मसल को क्या कहते हैं? स्केलेटल मसल कहते हैं। ये दूसरी जो दिख रही है इसे स्मूथ मसल कहते हैं, और तीसरी जो दिख रही है इसको कार्डियक मसल। अब इससे आसान सवाल क्या होगा, है ना? इससे आसान सवाल क्या होगा? ए है स्केलेटल मसल, ए है स्केलेटल मसल, ए है स्केलेटल मसल, बी है स्मूथ मसल और सी है कार्डियक मसल। ए बी सी आर द टाइप ऑफ मसल, आइडेंटिफाई ए बी सी करेक्टली। ए स्केलेटल, बी स्मूथ, सी कार्डियक। आसान सा सवाल है। वैसे सवालों को गलत नहीं करना है, ऐसे सवाल हमारे जीवन में हमारे लिए बोनस लेकर के आते हैं, बहुत सारा नंबर लेकर के आए। फरहान सिद्दीकी, प्रिया रावत, सनी, एंजल, जैद, एपी माथुरिया, नकलेश, दिव्या, जबरीन, सृष्टि, और ये रहा आप लोगों का आज का लीडर बोर्ड। रसमलाई रसमलाई पानी ग्रही, रसमलाई नाम है तुम्हारा, माई फेवरेट। मंगलम और मीनाक्षी, उसके बाद सेजल, समीर, सईद, लक्ष्यराज, फरहेनाज खान, निकलेश और अथर्व जैन ने सही जवाब दिएला है। आज के लिए बस इतना ही रहेगा। अब क्या करना है आपको? वही एनसीईआरटी फ्रॉग उठाइएगा, जैसे कि आज फ्रॉग हमने शुरू कर दिया है, फ्रॉग की कहानी हमने शुरू कर दी। एनसीईआरटी उठाइए और एनसीईआरटी से पढ़ डालिए। क्लास नोट तो बहुत जरूरी है, डीपीपी करना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रॉग की कहानी आज से शुरू कर दी हम लोगों ने। हमने क्या किया? हमने फ्रॉग का किंगडम, फाइलम, सब फाइलम, डिवीजन, सुपर क्लास, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज, ये सारा पढ़ डाला। तो आपको अब ये सारी बातें रिवाइज कर लेनी है। कर लोगे पक्का? बताओ, ये सारी बातें आप कर लोगे रिवाइज? करोगे ना? करोगे ना? बता दो ना। फ्रॉग की डिटेल कल से शुरू करेंगे, फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी और फ्रॉग की फिजियोलॉजी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स। फ्रॉग के बाहरी फीचर्स के बारे में हम सभी लोग पढ़ेंगे और फिर उसकी फिजियोलॉजी को समझेंगे। तो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, ये दोनों चीजें कल हम लोग शुरू करेंगे फ्रॉग की। यस, डन है? डन है बेटा? तो अब आज की बात एकदम मजेदार समझ में आई है। तो अब आपकी ड्यूटी का समय शुरू हो चुका है। चैट बॉक्स के अंदर लाल कलर के दिलों की बारिश, डेली आपको चैट बॉक्स के अंदर लाल कलर के दिलों की बारिश करनी होती है। क्लास खत्म होने के बाद, जैसे आप देखते हो 11 बजे क्लास शुरू होने के बाद एक कब बजते हैं यार पता ही नहीं चलता। 11 बजे क्लास शुरू हुई और ये देखो ये 12:53 हो गए। मतलब क्या हो यार आप लोग, या आप लोग मतलब नेक्स्ट लेवल यार, नेक्स्ट लेवल यार, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, है ना? और वो जो कई सारे वादे, कई सारे प्रॉमिसेस हुए हैं ना, उन प्रॉमिसेस को निभाने के लिए खूब सारी पढ़ाई करनी है अभी हम लोग को। पूरा जूलॉजी बचा हुआ है, पूरा जूलॉजी बचा हुआ है ना? तो मन लगा के बस पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। मेरी तरफ से बस इतना ही रहेगा कि मैं आपको हर दिन कुछ ना कुछ सिखा के भेजूंगा।
कुछ ना कुछ कंटेंट ऐसा दूंगा कि आपके दिमाग में वो चीजें रहें, पूरा चैप्टर पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज हो जाए, अच्छे से आप लोग पढ़ते रहें, और हमारा वो सपना, वो जो प्रॉमिस हमने डे 1 पे किया था, एक दूसरे से किया था, मैं अपना कर्तव्य निभाता जाऊंगा, आप अपनी कर्तव्य को निभाते जाइएगा। ठीक है, बोलो क्या कहते हो, करोगे ना, बता दो ना। चलो, थैंक यू सो मच है, लव यू है, बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर, लव यू है, बाय बाय, बाय बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए, बाय बाय।